चलें इसको स्टार्ट करते हैं। हम इंपोर्ट कर लेते हैं नंपाई को। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, सही है। और हम एरे बनाते हैं, एक एरे 1 बना लेते हैं और इसमें हम नंबर्स जनरेट करते हैं np डॉट अरेंज की मदद से। तो बोलता हूँ मैं इसको 1 से लेके 20 तक के नंबर्स ले आओ, सही है। 1 से 20 तक के नंबर्स लाओ। और मैंने नंबर क्या लिखा है यहाँ पे 21 लिख दिया, सही। अब मैंने इसको साथ ही साथ रीशेप भी कर लिया। 1 से 20 तक के नंबर्स आ रहे ना, तो किस शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं? हाँ, शेप का मतलब ये है कि आप लोग 2 नंबर्स बताएंगे ऐसे जो, हाँ, जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 मिल जाए मुझे। अब वो 2 10 हो सकता है, 10 2 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 120 हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मैंने 4 5 लिख लिया, लेकिन ये 4 क्या बता रहा है? 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो टोटल नंबर आपके स्प्लिट हो जाएंगे किस तरीके से, देखते हैं ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके। प्रिंट किया एरे 1 को, तो 4 रोज आ गई हैं हमारे पास और 5 कॉलम्स आ गए। ये दिख रहा है? लाइट बंद कर दूँ पीछे वाली, दिख रहा है स्क्रीन पे? चलें। तो ये 4 रोज आ गए हमारे पास और 5 कॉलम्स आ गए, ठीक है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे 4 रोज हैं और ये वर्टिकली क्या है, 5 कॉलम्स मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम एक और एरे बना लेते हैं, उसको 3D नाम रख लेता हूँ उसका, एरे अंडरस्कोर 3D, 3 डायमेंशनल एरे बना लेते हैं। और इसमें भी हम नंबर्स जनरेट करवा लेते हैं। अरेंज की मदद से हम बोलते हैं कि 11 से कहाँ तक के नंबर्स लाओ, लेट से 50 तक के नंबर्स ले आओ। 51 कर लेते हैं, ठीक है। 11 से 50 तक के नंबर्स आएंगे, मतलब कितने नंबर्स मिलने वाले हैं? 40 नंबर्स मिलने वाले हैं। अब इसको 3 डायमेंशन में लेके जाना है। 3 डायमेंशन में ले जाने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसकी शेप क्या बनाना चाह रहा हूँ, लेट से मैं इसकी शेप बनाना चाह रहा हूँ, मैं डेप्थ रखूँगा, इसकी डेप्थ रखूँगा मैं इसकी 2, मतलब वो 2 टाइम्स मेरी एरे रिपीट हो रही हो, सही है। और मैं उस 2 टाइम्स एरे रिपीट के अंदर लेट से रोज रखता हूँ 3, ठीक है। और कॉलम्स रखता हूँ 4, ठीक है। अभी देखते हैं किस तरह दिखेगी ये। बस अभी ये समझें डेप्थ कितनी है, 2 है। मतलब डेप्थ का कि मेरी टाइम वालेकुम सलाम कि रिपीटेशन की बात हो रही है कि कितनी मरतबा मेरी एरे रिपीट होने वाली है। रोज़ कितनी है, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 4। तो सबसे पहले रोज़ और कॉलम्स को देखें। रोज़ और कॉलम्स कितने हो जाएंगे टोटल? 3 टाइम्स 4 12। एक जो 2 डायमेंशनल एरे बनेगी उसमें कितने टोटल एलिमेंट्स आएंगे? 12 आएंगे, सही है। और वो 12 एलिमेंट्स कितने टाइम्स आएंगे? 2 टाइम्स आएंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होगा हमारे पास? 24 हो गए। तो मतलब यहाँ पे मैंने ज़्यादा जनरेट करवा, जिसको कम करना पड़ेगा। मैं इसको लिखता हूँ 11 से क्या लिखना चाहिए, 35, हाँ 35 लिखना चाहिए मुझे लग रहा है। 11 से लेके 20 तक कितने नंबर्स हो गए? 10 हो गए। फिर 20 से लेके 30 तक 20 नंबर्स हो गए। और फिर 21 से लेके 24 तक, सॉरी 31 से लेके 34 तक 4 नंबर्स हो गए। 24 नंबर्स हो गए, हमें 24 नंबर्स चाहिए। आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों नंबर्स को, 2 टाइम्स 3 6 6 4 24, तो टोटल 24 नंबर्स होगा। मैंने क्या किया, मैंने उस 24 नंबर के बिहाफ पे ये नंबर्स जनरेट करवाए। और मैं इसको बोलूँगा रीशेप करो किसमें, 2, 3, 4 में, ठीक है। ज़रा इसको प्रिंट करके भी देखते हैं कि किस तरह दिख रही है हमारी 3 डायमेंशनल एरे। तो ये 2 डेप्थ आ गई जो हमने रखी थी। ये 2 का मतलब क्या है, डेप्थ या टाइम्स बोलने कितने टाइम्स आ रही है, तो 1 टाइम और सेकेंड टाइम, ये 2 टाइम्स आ गई। और 3 रोज हैं इसके अंदर और 4 कॉलम्स हैं। हर एरे के अंदर 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, सही है यहाँ तक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और एक और काम कर लेते हैं। लेट्स मैं इसको एरे 2 का नाम दे देता हूँ और मैं एक और एरे बना लेता हूँ
एरे 1 और इसमें इसमें मैं नंबर्स लिख लेता हूँ 41 से लेकर 50 तक के नंबर्स, और इसकी रीशेप हटा देता हूँ। मैं असल में ना 1D 2D और 3D मैंने बनाई है। तो मेरी एरे 1 अब इस तरह से दिखेगी आपको, सिंपल सी एक एरे होगी जिसमें सिंपल सिंपल से नंबर्स लिखे हैं बस, और कुछ नहीं है। एरे 2 क्या है? एरे 2 2 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि उसका हमने उसको शेप और कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो आपकी 2 डायमेंशन हो गई, और 3 डायमेंशन आपकी ये वाली हो गई। इसमें 3 ब्रैकेट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे स्टार्ट में या एंड के अंदर, सही है। अच्छा, अब हमें लूप चलाना है, हमें आइटरेट करना है। तो लेट से सबसे पहले मैं एरे 1 लिखता हूँ, एरे 1, ठीक है। तो क्या सिंटेक्स होना चाहिए एरे 1 का? एरे 1 का सिंटेक्स, मुझे इसके फॉर लूप चलाना है। हमें क्या लिखना होगा? फॉर एन लिख लेता हूँ। जो हमने सिंटेक्स पढ़ा है ना वही सिंटेक्स है यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं है। पाइथन में जो पढ़ा है ना, सॉरी, बिल्कुल एग्जैक्टली जो पाइथन का हमने सिंटेक्स पढ़ा है, हम वही सिंटेक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा फॉर एन इन एरे 1 कॉलन लगाया और प्रिंट किया एन को, सही है। तो आप देखेंगे सारे नंबर्स ले आएगा बारी बारी, 41 से लेके 49 तक के इसने नंबर्स हमें दिखा दिए, सिंपल है, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने एरे 2 पे चलाया। मैंने लूप किस पे चलाना है? यहाँ एरे 2 पे मैंने ये लूप चलाना है, सही है। तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन एरे 2 और आई को प्रिंट करवाता हूँ, तो ज़रा सोच के बताएं इसका आंसर किस तरह आएगा। समझे पहले बात को। मैंने क्या किया, मेरे पास एरे 2 ये है, एरे 2 मेरी ये वाली है। मैंने इस एरे 2 पर लूप चलाया और क्या लिखा मैंने? फॉर आई इन एरे 2, एरे 2 पे लूप चला दो, सही है। और मैं आई प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ज़रा सोच के बताएं कि आउटपुट किस तरह आएगा, आउटपुट किस तरह देखने को मिलेगा हमें। सॉरी, एरे के एलिमेंट 1 बाय 1 प्रिंट होंगे। अच्छा, और कोई? अच्छा नहीं, हाँ, अच्छा देखें होगा क्या। ये आपकी 2 डायमेंशनल एरे है ना। जब हम लूप चलाते हैं ना तो याद रखें हमेशा अंदर वाली चीज़ पे लूप चलता है। तो आप बाहर वाले की स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, लेकिन बाहर वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे पूरी सिंगल या 1 डायमेंशनल एरेज मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखें, बाहर वाले ब्रैकेट्स मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, फिर आपके पास बहुत सारे इस तरह की एरेज मौजूद हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो जब मैं लूप चलाऊंगा ना तो अंदर वाली चीज़ निकल के हमें मिलेगी, ठीक है। मतलब बाहर वाले के बिल्कुल अंदर वाला जो लेवल है ना उससे चीज़ निकल के मिलने वाली है। तो क्या मिलेगा मुझे बिल्कुल यही चीज़ मिलने वाली है। समझ रहे हैं बात को? जिस चीज़ पे लूप चलाया है ना उसकी बिल्कुल अंदर वाली चीज़ मिलेगी। उसके अंदर भी नंबर्स मौजूद हैं, मतलब एक तो बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर एक पूरी हमारी ये सिंगल 1 डायमेंशनल एरे मौजूद है, तो ये हमें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इस 1 डायमेंशनल एरे के अंदर भी नंबर्स मौजूद हैं, तो मैंने उस पर लूप नहीं चलाया हुआ। मैंने क्या किया हुआ, सिर्फ एरे 2 पे लूप चलाया है, सही है। तो इसीलिए मुझे ये वाला बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो मैंने प्रिंट किया, ये नंबर्स आ गए मेरे पास 1 2 3 4 5। फिर आपके पास एक और 1 डायमेंशनल एरे आ गई, फिर सेकंड थर्ड डायमेंशनल मतलब एक और 1 डायमेंशनल एरे आ गई, एंड सो ऑन। ये बात समझ रहे हैं? ये चीज़ क्लियर हो रही है? अच्छा, एक और चीज़, अगर लेट से मैंने एरे 3D पे लूप चलाया होता, मैं लिखता हूँ फॉर आई इन एरे अंडरस्कोर 3D और मैं आई को प्रिंट करवा दूँ। अब ज़रा सोच कर बताएं क्या आउटपुट आएगा इसका जी, किस तरह? देखें, ये एरे आपकी 3D है, ये एरे 3D है। आप ज़रा यहाँ से देख के बताएं किस तरह आंसर देखने को मिलेगा। मतलब ये वाली चीज़ बोलना पूरी ये आएगा और पहले ऊपर वाला आएगा फिर नीचे वाला आएगा, जैसे मतलब पड़ा है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? एक ही आएगा? पूरे में एक ही ब्रेड आएगा, एक साथ ही ब्रेड आएगा। नहीं, एक साथ नहीं आएगा। देखिए, समझे बात को। अभी मैंने क्या कहा था,
कि जब भी आप लूप चला रहे हैं ना, सबसे पहले बाहर वाले स्ट्रक्चर को देखें। सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये देखें, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है, एरे का स्ट्रक्चर है। अब मैं इस पे लूप चला रहा हूँ, मैं तो पूरी एरे 3D पे लूप चला रहा हूँ ना, तो जब एरे 3D पे लूप चलाऊंगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है ना वो हमें बारी बारी मिलेगी। अब इसके अंदर कितनी मरतबा ये चीज़ मौजूद है, देखें ये 2 डायमेंशनल एरे है ना, और ये भी क्या आपकी ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो मुझे पूरी ये 2 डायमेंशनल एरे बारी बारी मिलने वाली है, पूरी मिलेगी। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ऊपर वाली मतलब ऊपर वाली 2 डायमेंशनल एरे आ गई, फिर सेकंड टाइम लूप चलेगा तो नीचे वाली 2 डायमेंशनल एरे मुझे देखने को मिल जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? देखें जरा सॉरी, तो देखें पूरी उसने एरे उठा के मैं दे दी, फर्स्ट टाइम में पूरी एरे उठाकर दे दी सॉरी, और ये सेकंड टाइम में सेकंड वाली उसने पूरी एरे हमें यहाँ लाकर दे दी है। सही है, तो ये पूरी एरे फर्स्ट टाइम मिल गई मुझे, और ये वाली एरे मुझे सेकंड टाइम मिल गई। सही है यहाँ तक? तो मतलब समझाने का मुझे बस ये है कि जिस तरह हम नॉर्मली पाइथन में लूप चलाया करते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी लूप चल रहा है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। एक और चीज़, हमारे पास NumPy ना बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है, हम इसमें जितनी भी मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, भले ही वो कोई छोटी से छोटी छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट हो, छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट हो, या यूनिवर्सिटी लेवल तक का कॉन्सेप्ट हो। यूनिवर्सिटी में चूँकि आगे काफ़ी एडवांस लेवल तक हम पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स को, तो सारी चीज़ें यहाँ पर वो हैंडल कर लेता है NumPy। अब एक चीज़ हमने करनी है, लेट से मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई अभी आपने देखा जब मैंने एरे 2 पे लूप चलाया था तो मुझे आई के अंदर पूरी ये 1 डायमेंशनल एरेज मिल रही थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी मिल जाए कि मुझे उसके अंदर के नंबर्स मिल जाए, उसके अंदर क्या मिल जाए, नंबर्स मिल जाए। मैं बता दूँ क्या बोल रहा हूँ। लेट से चलें इसी को देखना मैंने एरे 2 पे लूप चलाया हुआ है। अब एरे 2 के अंदर पहली वाली जो वैल्यू थी, मतलब पहला वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट था जिसको हम 1 डायमेंशनल एरे बोल रहे हैं, उसके अंदर क्या नंबर्स मौजूद है, 1 से 5 तक। अगली वाली में क्या मौजूद है, 6 से लेके 10 तक मौजूद है। तो अगर मुझे इन नंबर्स को निकालना है, अभी तो मुझे ये पूरी एरेज देखने को मिल रही है ना, मैं चाह रहा हूँ इनके अंदर के नंबर्स मिले हैं मुझे बस। सही है, मुझे ये एरे नहीं देखनी, मुझे सिर्फ अंदर के नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम ना इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो NumPy की अपनी फंक्शनैलिटी है और एक पाइथन के लूप की मदद से कर सकते हैं। सही है, दोनों चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले हम पाइथन वाली तरीके से देखते हैं। पाइथन वाले तरीके से जो करेंगे हम, वो कहलाता है नेस्टेड लूप। क्या होगा, नेस्टेड लूप। क्या मतलब है उसको बताता हूँ मैं। मैंने लेट से लिखा फॉर ए इन एरे 2, और अगर मैं ए को प्रिंट कर दूँ अभी, तो ज़रा देखें कि ए क्या करेगा, अगेन वही चीज़ उठा के लाएगा, पूरी एरेज लेकर आ रहा है। सही है, अब ज़रा सोच के बताएं, क्या मैं इस वाली चीज़ पे लूप चला सकता हूँ दोबारा से? इस वाली चीज़ पे, मतलब ये जो मुझे सिंगल डायमेंशनल एरे मिल रही है, इस पर लूप चला सकता हूँ? हाँ भाई, और बताएं, चला सकता हूँ नहीं चला सकता? ये देखें, अभी मैंने आपके सामने 1 डायमेंशनल एरे पे लूप चलाया था। एरे 1 मेरी क्या थी, एरे 1 को हमने प्रिंट किया था ना यहाँ पे, ये देखें, ये रही एरे 1। तो मैंने ये सिंपल सी एरे 1 है, मतलब 1 डायमेंशनल एरे है। तो मैंने इस पर जब लूप चलाया, देखें क्या नंबर्स निकाल के ले आया था, ये ले आया था। मतलब मैं इस पर लूप चला सकता हूँ बिल्कुल डेफिनेटली। तो अभी बात समझें, जब मेरा फर्स्ट टाइम लूप चलेगा एरे 2 पर, तो ए के अंदर क्या वैल्यू आएगी, पूरी वैल्यू आ रही है, ऐसे ही है। तो अगर मुझे अंदर जाके एक और मैं ए पे लूप चला दूँ एक और, ठीक है, किस तरह से, मैंने क्या बोला, फॉर एन इन ए, एक और अंदर लूप चला दिया कि क्या करो, अब तुम्हें जो ए मिल रहा है ना, पूरी वो जो 1 डायमेंशनल एरे मिल रही है, उस पर दोबारा से लूप चला दो। सही है, और मैंने अब किसको प्रिंट करना है भाई, एन को करना है, क्योंकि एन में क्या आ रहे होंगे, अब नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, अब सारे नंबर्स हमें ये देखने को मिल जाएंगे 1 से लेकर 20 तक के। ये बात समझ आई मेरी, मैंने क्या समझाया कि हमने नेस्टेड लूप की मदद से पहले तो एरे 2 के अंदर से वो 1 डायमेंशनल वाली पूरी एरे निकाल ली, पूरी जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली एरे थी वो निकाल ली। फिर हमने उसी पे लूप चला दिया दोबारा कि भाई अब तुम इस पे चलो और इसके अंदर वाली चीज़ों को लेकर आओ। ठीक है,
तो ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा जल्दी से एक और चीज़, एरे 3D हमारे पास मौजूद है और देखें ज़रा, मैंने वही चीज़ लिखी पहले तो 4 चलें ए लिखते हैं 4A इन एरे अंडरस्कोर 3D, तो मैंने प्रिंट ए कर दिया। तो क्या करेगा, मुझे वो 2 मरतबा लूप चलेगा और ये पूरी 2 डायमेंशनल एरेस लाकर दे देगा। यहाँ तक सही है, हमने ऊपर भी काम किया था। लेट्स से मैं यहाँ पे अंदर एक और लूप चलाता हूँ। मैं किस पे चलाऊंगा अब लूप? देखें फर्स्ट टाइम जब मेरा लूप चलेगा ना तो ए की क्या वैल्यू है, ए की ये पूरी वैल्यू है, ए की ये पूरी वैल्यू है अभी, सही है। अगर मैं इस पे लूप चला दूँ, इस ए पे लूप चला दूँ, तो समझिएगा मुझे आउटपुट किस तरह देखने को मिलेगा। ये मुश्किल लग रहा है क्या कॉन्सेप्ट ऐसे? हाँ भाई सेम मिलेगा, वो बात नहीं आ पा रही। सेम किस तरह से? जैसा आया वैसे ही आएगा। देखें अगर मैं ए पे लूप चलाऊँ, दोबारा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेट से मैंने लिखा है यहाँ पे 4 n इन ए के ए पे लूप चलाओ, ठीक है। ज़रा समझें, ए में ये पूरी वैल्यू मौजूद है आपकी, ए में ये पूरी वैल्यू मौजूद है, पूरी 2 डायमेंशनल एरे मौजूद है, और मैंने इस 2 डायमेंशनल एरे पे फिर से लूप चला दिया। हाँ तो समझे बात को, वही सिंपल वाली चीज़ है कि जिस पर लूप चलाया जा रहा है ना उसके अंदर वाली वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ज़रा मुझे खुद सोच के बताएं, ये आपकी पूरी ए वाली वैल्यू है ना, ए की वैल्यू ये वाली आएगी और फिर अगली वैल्यू कौन सी आएगी, ये नीचे वाली एरे बनकर आएगी। तो अगर मैं इस एरे पर लूप चलाऊँ, फर्स्ट वाली एरे को कंसिडर करें, अगर मैं इस एरे पर लूप चलाऊँ तो मुझे क्या मिलेगी, इसके अंदर वाली चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इस बाहर वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं या फर्दर 1 डायमेंशनल एरेज मौजूद हैं, 1 डायमेंशनल एरे मौजूद है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अब की मरतबा n को प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, देखें ज़रा, मुझे वो सारी डायमेंशन वाली एरेज देखने को मिल जाएंगी, 11 से लेके 14, 15 से लेके 18, ठीक है। ये हमारी एरे 3D की वैल्यूज़ हैं। मैं आपको एरे 3D दिखा भी देता हूँ एक मरतबा दोबारा से। देखें पहली मेरी 1 डायमेंशनल एरे क्या थी, ये वाली थी 11 से 14, फिर सेकंड वैल्यू क्या आती है इसकी, ये वाली, फिर ये वाली। तो इसने क्या किया, तमाम वैल्यूज़ को मुझे लाकर दे दिया, सही है। और अगर मुझे अब इनमें से भी नंबर्स को निकालना है, विचारों मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे नंबर्स निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एक और लूप चलाना पड़ेगा। और लेकिन वो वाला लूप अब किस पे चलेगा, n पर चलेगा, एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से 4 b लिख लेता हूँ, 4b इन a के सॉरी n, 4b इन n कि भाई अब n पे लूप चलाओ और जो तुम्हें b की वैल्यू मिल जाए ना वो मुझे लाकर दिखाओ। तो अब क्या हो गई, या मैं सारी वो वाली वैल्यूज दिखा रहा है जो हमने ऊपर जनरेट करवाई थी 11 से लेके 34 तक की, सही है यहाँ तक। अच्छा अब देखें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर हमारे पास हायर डायमेंशनल एरे हो, लेट से 5 डायमेंशनल एरे है, 10 डायमेंशनल एरे है, और मुझे उसमें से सारे नंबर्स को बारी बारी निकालना है किसी भी काम के लिए, तो क्या मैं अब बैठ के उस पर लूप चलाता रहूँगा? इसका अच्छा तरीका नंबर के अंदर मौजूद है। वो तरीका क्या है कि भाई हम एक फंक्शन होता है, मैंने उस लिखता हूँ भाई, लेट से मैंने लिखा 4n इन np.nd आइटर या इटर जो बोले आप, मैंने लिख दिया एरे 2, मैंने एरे 2 लिखी, सही है। अब समझिएगा ज़रा, ये फंक्शन है np.nd इटर या आइटर, ये क्या करेगा, ये हमारी जितनी भी हायर डायमेंशनल एरे हो उसको सिंपल एक फ्लेट बना देगा, मतलब एक सिंपल 1 डायमेंशनल एरे बना देगा, सही है। मैं दिखाता हूँ आउटपुट, देखें ज़रा, मैंने सिर्फ इतना पार्ट कॉपी किया और मैंने यहाँ चलाया। अच्छा अभी दिखा नहीं रहा, प्रिंट करके देखते हैं, अगर प्रिंट में दिखा दे, ये नहीं दिखा रहा, खैर। लेकिन पॉइंट अभी समझाता हूँ मैं कि क्या करेगा आपका ये जो np.nd इटर है ना या आइटर, ये आपकी जितनी भी हायर डायमेंशनल एरे हो क्या करेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएगा, सारे नंबर्स अंदर से उठा के, जितनी भी हायर डायमेंशनल एरे हो उसके सारे नंबर अंदर से उठा के हमारी उस एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स को लिखवा देगा। और फिर हम जब इस पे लूप चला रहे हैं ना, देखें हम किस पे लूप चला रहे हैं, 4n इन np.nd आइटर करके इस पे हम लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या देखने को मिल रही होगी, कुछ इस तरह की एरे देखने को मिल रही होगी। इस जगह पर np.nd आइटर की जगह बता रहा हूँ क्या देखने को मिल रहा होगा,
लेट से 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है एंड सो ऑन। जो भी नंबर्स होंगे सारे इस तरीके से हमें एक वन डायमेंशनल एरे के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। ये बात समझ रहे हैं? तो जब मैं उस पर लूप चलाऊंगा मुझे बारी बारी वहाँ से नंबर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं ज़रा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एन। ठीक है, तो ज़रा देखें क्या किया इसने। जो काम हम ऊपर बार बार कर रहे थे लूप लिखकर, ये देखें हमने ये एक एक्स्ट्रा लाइन बढ़ाई थी यहाँ पे ताकि अंदर के नंबर्स को निकाल सकें। अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, सॉरी ये रहा। यहाँ पे क्या किया उसने, बस हमने np.nd आइटर का यूज़ किया और इसने सारे नंबर्स मुझे एक ही रन में ला के दे दिए। मतलब एक रन में मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक ही लूप के अंदर उसने हमें क्या किया, एक लूप हमने बस यूज़ किया 4 वाला और उसने सिर्फ एक लूप यूज़ करने की वजह से सारे नंबर्स ला कर दे दिए। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, जल्दी से हम इसको n3 एरे 3D पे भी चला लेते हैं एक मरतबा। मैंने यहाँ पे लिखा एरे अंडरस्कोर 3D, सही है। और मैं यहाँ पे n को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखें क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक मरतबा अपने फॉर लूप का यूज़ किया लेकिन np.nd आइटर फंक्शन ने क्या किया, हमारे उस हायर डायमेंशनल एरे को कन्वर्ट किया वन डायमेंशनल एरे के अंदर और फिर हमें नंबर्स ला कर दे दिए। क्लियर है? तो ये numpy की पावर है, क्या करता है, ये सिंप्लीफाई करता है चीज़ों को। बहुत सारी इसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो क्या होती हैं, हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेंगी। सही है यहाँ तक? ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज मैथमेटिकल फंक्शन है, जगह चेंज होती है, जगह चेंज होती है। बात सही बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मैट्रिक्स के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल ऐसे ही है। देखें एग्जैक्टली यही वाली चीज़। अच्छा भाई, तो ज़रा देखें ट्रांसपोज क्या होता है। लेट से एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें लिखा मैंने 1 2 3 और सेकंड रो पे लिखा हुआ है 4 5 6। ठीक है, इसका मैंने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब पता है क्या होता है? ये मुझे बताएं, ये क्या है हमारी, ये रो है ना, ये रो है, ठीक है। और इस तरीके से देखें तो क्या है, ये चीज़ हमारी कॉलम है। तो ये रो जो है ना, ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। ट्रांसपोज निकालने के बाद यहाँ पे टी हम इस तरह से लिखा करते थे, पत्नी स्मॉल टी होता था कैपिटल टी होता था, याद नहीं है, लेकिन हम टी यहाँ पे लिखते थे। इसका मतलब क्या होता था कि भाई आप रोज को ना क्या बना दो, कॉलम बना दो। अब ये रो है ना पूरी 1 2 3, क्या बनाएंगे, इसको कॉलम बनाएंगे, मतलब 1 2 3। वो रो के सारे नंबर्स किस में आ गए, कॉलम बन के आ गए। सिमिलरली ये सेकंड रो है, इसके नंबर्स कॉलम बन के किस तरह आ जाएंगे, 4 5 6। तो ट्रांसपोज हो गया, बस समझ रहे हैं। या इसका वाइस वर्सा हो सकता था, हम कॉलम के साथ इसको देख सकते हैं। ये कॉलम है ना, हम क्या बोलते हैं इसको, कॉलम को क्या बना दो, रो बना दो। इस कॉलम को क्या बना दो, रो। मतलब 1 और 4 ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ना, तो अब क्या करो, बराबर बराबर में लिख दो, 1 4 हो गया पूरा कॉलम। अब अगला कॉलम देखते हैं, अगला कॉलम क्या हो जाएगा, 2 और 5। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या उसका फर्दर 3 6। तो बात वही हो रही है, बस मतलब लिखने के या समझने के डिफरेंट तरीके हैं। रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, बात एक ही हो, ठीक है। ये ट्रांसपोज होता है। तो ये फंक्शनैलिटी ट्रांसपोज का फंक्शन मौजूद है हमारे पास, उसको लिखेंगे क्या। पहले तो मैं एरे 2 को प्रिंट करता हूँ, ज़रा देखें एरे 2 क्या है मेरी, आप लोग देख लें जल्दी से। 1 से लेके 5 तक क्या मौजूद है, रो मौजूद है, सही है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा np डॉट ट्रांसपोज और मैंने इसमें पास कर दिया एरे 2 को, सही है। तो देखें ज़रा क्या हुआ, आपकी जो पहले रो थी, पहले रो के एलिमेंट्स थे, वो क्या बन गए, अब कॉलम में आ गए, सही है। सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट्स आपके फिर कॉलम बनकर आ गए। ये बात समझ रहे हैं, जल्दी से बताएं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये।
दूसरा तरीका क्या होता है, शॉर्टकट में आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, आपने लिखा array2 डॉट टी, ठीक है, बस टी, सही है, सिर्फ टी लिख दिया, ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा। बस फ़र्क क्या है, यह आपका फंक्शन है ट्रांसपोज, और ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है। ये टी लिखना क्या है, एट्रीब्यूट है, याद है ना, एट्रीब्यूट में ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते, डॉट करके लिखते हैं उसको भी, लेकिन ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं होता उसके अंदर, तो आपका ये एट्रीब्यूट बन गया। सही है यहाँ तक? अच्छा, रेविल, रेविल आपका वही काम करता है जो एनडी आइटेड कर रहा था। ऊपर एनडी आइटेड क्या कर रहा था, हायर डायमेंशनल एरे को वन डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। रेविल भी क्या करेगा, राविल बोले, रेविल बोले, इसको जो भी नाम दें, वो भी यही काम करने वाला है, सही है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ np डॉट रेविल, फंक्शन है, अच्छा ये मेथड नहीं है, फंक्शन है, और मैंने यहाँ पे लिखा array2, तो ज़रा देखें array2 मेरी क्या थी, आप लोगों के सामने मौजूद है ना array2, ये है मेरी array2, एक 2 डायमेंशनल एरे है, लेकिन इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया हमारी इस तरह से, सही है, 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर दिया। रो में नहीं किया, असल में क्या कर रहा है, ये हर हायर डायमेंशनल एरे के अंदर जाएगा, और जब उसको नंबर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ना, वो क्या करेगा, उनको नंबर्स को निकाल के हमारे लिए एक न्यू एरे बनाएगा, 1 डायमेंशन होगी लेकिन हमेशा, और उसमें सारे नंबर्स हमें ला कर दे देगा। ये जो नंबर आप लिख रहे हैं, हाँ, 1 डायमेंशन दे रहा है ना, ऊपर आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, वो तो 1 डायमेंशन के अंदर के नंबर्स भी निकाल के दे रहा था, नंबर्स भी निकाल के, असल में इसमें लूप नहीं चलाया ना हमने, अगर लूप चलाएंगे तो यहाँ से भी नंबर्स निकल के मिल जाएंगे, सही है। वो ऊपर भी क्या कर रहा था, 1 डायमेंशन एरे बना के रख देता है, हम उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने उसको लूप चलाया तो नंबर्स हमें मिल रहे थे। तो अगर आप इसको यहाँ पे लूप चलाएंगे तो क्या करेगा, ये भी आपको नंबर्स ला के दे देगा। लेट्स मैं लिखता हूँ 4n इन np डॉट रेवल और प्रिंट n, तो वो भी यही वाला काम कर रहा है, ठीक है, एक ही बात है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास, एक चीज़ ज़रा समझते हैं जल्दी से, मैंने लिखा np डॉट रेवल और array2 पास करी, तो क्या आ गया मेरे पास, ये नंबर्स आ गए 1 से 20 तक के। अब मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं इसको ना एक वेरिएबल में सेव करता हूँ। लेट्स से मैं बोलता हूँ array2 अंडरस्कोर रेवल, कि हमने क्या किया, रेवल की मदद से नंबर्स निकाले और उसको किसमें सेव करा दिया, array2 रेवल के नाम में या वेरिएबल में सेव करा दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो array2 आपकी रेवल इस तरह से दिख रही है, सही है यहाँ तक, सिंपल सी चीज़ है, बस मैंने सेव किया और मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, लेट्स से मैंने ना स्टार्टिंग के 3 नंबर्स क्या करने हैं, मैंने रिप्लेस करवाना है, या 3 नंबर्स छोड़ें, मुझे सिर्फ 1 को ना 10 बनाना है, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 को मैंने क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो हमने एक तरीका पढ़ा था लिस्ट पढ़ते हुए, कि अगर हमें अपनी लिस्ट को मॉडिफाई करना हो, लिस्ट में कुछ चेंज करना हो, तो क्या सिंटेक्स होता था उसका, किसी के माइंड में है, क्या होता था बताओ। अच्छा देखें, उसका नाम लिखना होता है, एग्जैक्टली क्या करूँगा, देखें मुझे किसको चेंज करवाना है, 1 को चेंज करवाना है, तो 1 का इंडेक्स क्या है, 0, हमेशा इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है, सही है। तो मैंने यहाँ लिखा 0, मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने 0 लिखा तो क्या ले आएगा, ये 1 ला रहा है, ठीक है, ये 1 लेकर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, 0 इंडेक्स पे जो नंबर मौजूद है उसको क्या कर दो, 10 कर दो। एग्जीक्यूट किया, सही है भाई, एग्जीक्यूट हो गया। और हम क्या करते हैं, ज़रा जल्दी से array2 वाली चीज़ को देख लेते हैं, array2 रेवल, अच्छा सॉरी, array2 अंडरस्कोर रेवल नाम है इसका, सही है। तो 1 किया क्या हो गया भाई, 10 हो गया, सही है। लेकिन पता है मसला क्या है, अगर मैं अपनी ओरिजिनल एरे को देखूं, array2 को, तो वो भी चेंज हो गई है, array2 के अंदर भी क्या हो गया, ये चेंज आ गया है। तो ये थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने इसको बहुत डिटेल में देखा था कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, ये बात समझ रहे हैं। ये लिस्ट में भी होता था हमारे साथ, लिस्ट में भी देखा था, और कहाँ देखा था हमने, डिक्शनरी में देखा था हमने, सही है। तो असल में हो क्या रहा है कि हमारा ये जो array2, समझे बात को, array2 लेट से इस पे रैम में जाकर, लेट से हमारे पास ये रैम की स्पेस है, ये टोटल रैम की स्पेस है, सही है।
इसमें उसने हमारे एरे 2 को यहाँ पर सेव करवा दिया, ठीक है, एरे 2 को इस जगह सेव करवा दिया। मतलब एरे 2 असल तो क्या हो रहा है सेव जाके हमारा, ये डेटा सेव हो रहा है, एरे 2 का डेटा ये है ना भाई हमारा ओरिजिनल डेटा। तो इसने क्या किया, इस डेटा को जाके इस जगह पे सेव करवा दिया, और यहाँ पे कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस को किसने असाइन कर दिया, एरे 2 के अंदर सेव करवा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा था ये रहा np.ravel, मतलब एरे 2 को क्या करो, फ्लैट कर दो, एक सिंपल एरे बना दो 1 डायमेंशनल, सही है। लेकिन पता है क्या हुआ, यहाँ पर ना उसने क्या किया, रेफरेंस यही उठाया, इसका जो एड्रेस है ना, इस जगह का जो एड्रेस है वही उठा के इसने क्या किया, एरे 2 में कॉपी करवा दिया, सही है। कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मतलब उसने कोई यहाँ पे अलग जगह पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, उसने सिर्फ क्या किया, इसी जगह का एड्रेस उठा के हमारी उस एरे 2 रेवल में भी सेव करवा दिया। समझ रहे बात को। तो अब मैं अगर एरे 2 रेवल में कुछ चेंज करूँगा तो वो अल्टीमेटली एरे 2 में भी चेंज हो रहा होगा, समझ रहे। तो असल में इसने कॉपी नहीं बनाई, कॉपी बनाने का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल इसी चीज़ को एक दूसरी लोकेशन पे भी सेव करवा देगा, कॉपी बनाने का ये मतलब होता है, सही है। तो ये मसला समझ आ रहा है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। लेट से अगर मुझे अपने डेटा को कॉपी करना चाहिए था, कॉपी करके उसमें कुछ चेंज करवाना था, और मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। और ऐसे ही होता है, जब एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो डेटा क्लीन करके हम अलग फाइल में सेव करते हैं उसको, पुरानी फाइल में नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट ये है कि यार पुराना जो ओरिजिनल डेटा ना उसमें कोई चेंज ना हो, हमें न्यू वाले डेटा को ही चेंज करना है, फिर फ्लैटन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फ्लैटन का सिमिलर काम क्या है, फ्लैटन और रेवल सेम तरीके से काम करते हैं एक हद तक। वो हद क्या है कि रेवल क्या कर रहा था, हायर डायमेंशनल एरे को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा था, फ्लैटन भी सबसे पहले यही काम करेगा। एक बार देखते हैं ज़रा, मैंने लिखा np.flatten और मैंने यहाँ पे एरे 2 पास कर दी, सही है। अच्छा भाई, numpy हैज़ नो एट्रीब्यूट flatten, स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, नहीं फ्लैटन नहीं है, फ्लैटन होता है यार, शायद वन डायमेंशन। एक मिनट, ये मेथड तो नहीं है, एक मिनट दे देना। अगर मैं इसको फ्लैटन करके चलाऊं, हाँ ये मेथड है, ये देख रहे हैं, यहाँ इसे दे दिया, मेथड है ये। मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्लैटन का मेथड यूज़ किया, तो क्या करा इसने अगेन वही काम किया, हमारी हायर डायमेंशन एरे को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। और लेट से मैं इसको यहाँ पे सेव कराता हूँ, एरे 2 फिलेट बोल के इसको सेव करवा देता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया एरे 2 फिलेट, सही है। तो क्या होगा, ये पूरा डेटा मेरे पास किस में सेव हो जाएगा, जाकर एरे 2 फिलेट में सेव हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा और प्रिंट भी करके देखते हैं इसको, एरे 2 फिलेट को, तो वो चीज़ आ गई हमारे पास, सही है। अच्छा, लेट से मैंने ना अब क्या करना है, 20 को चेंज करवाना है, इस 20 को क्या करना है, चेंज करवाना है, वही हम काम कर रहे हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, एरे 2 अंडरस्कोर फिलेट, और क्या इंडेक्स पास करूंगा इसको, -20 इक्वल्स टू या -1, -1 होगा ना। देखिए पॉजिटिव से भी जा सकते हैं आप, पॉजिटिव से भी जा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव से जाने का मसला क्या है कि श्योरिटी नहीं है कि यार वो 20 पे मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, 19 पे मिलेगा ये, क्योंकि हमारी इस पूरी एरे में कितने नंबर्स हैं, सॉरी इस पूरी एरे में 20 नंबर्स हैं। लेकिन याद रखें 20 नंबर इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। तो अगर 20 नंबर हैं और अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो मैं 19 में जाके एंड करूँगा नंबर्स को। तो देखें अगर मैं 19 पास करूँगा ना यहाँ पे, तो जब जाके मुझे 20 ला कर देगा, सही है। और अगर मैंने 20 दिया तो एरर आ जाना चाहिए कि भाई उसको 20 इंडेक्स पे कुछ चीज़ मिली नहीं रही, इंडेक्स 20 इज़ आउट ऑफ बाउंड, मतलब रेंज से ही बाहर दे रहे हो आप नंबर, सही है। तो खैर आसानी के लिए हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग मौजूद है, -1 का यूज़ कर लिया, 20 ले आया। मैं क्या करता हूँ, इस 20 को 200 बना देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको क्या करो 200 बना दो, सही है। एग्जीक्यूट किया, दोबारा से प्रिंट करते हैं ज़रा एरे 2 फिलेट को, तो 200 आ गया, सही है।
लेकिन ये एरे 2 बनाई किससे थी हमने? एरे 2 फ्लैट बनाई थी ओरिजिनल एरे 2 से बनाई थी। ये ओरिजिनल एरे 2 है ना मेरी, इससे बनाई थी हमने। तो ज़रा जल्दी से जाके उसमें देख लेते हैं कि हमारी एरे 2 में कुछ चेंज तो नहीं हुआ अब। तो देखें भाई, आपका वो जो ओरिजिनल वाला डेटा था वो ऑलरेडी वैसा का वैसे ही मौजूद है, समझ आए? तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि रेवल, फ्लैटन एक हद तक सही काम करते हैं, मतलब सेम काम करते हैं। वो काम क्या है कि हायर डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक दोनों की सेम फंक्शनैलिटी है, लेकिन अगर हमें कुछ ओरिजिनल डेटा में चेंज करवाना हो तो फिर कौन सा ज़्यादा प्रीफरेबल होगा? फ्लैटन वाला तरीकाकार। फ्लैटन यूज़ करके हम उसको हायर डायमेंशन को लोअर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें कुछ चेंज करवा देंगे, क्योंकि इससे हमारे ओरिजिनल डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। सही है? और अगर आपको ओरिजिनल डेटा पे भी कोई इफेक्ट डालना है कि यार जो चेंज करें ओरिजिनल डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो, तो फिर आप रेवल का यूज़ कर सकते हैं। सही है? डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। ये क्लियर है? सिंपल सा फ़र्क था। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, स्टैकिंग समझते हैं। स्टैकिंग क्या होती है? अच्छा, स्टैकिंग में क्या होता है कि लेट से मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं कुछ इस तरह के, ठीक है? लेट से एक ये बॉक्स है, फिर एक और बॉक्स है मेरे पास, ठीक है? फिर एक और बॉक्स है, ठीक है? तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ? मैंने इनको स्टैक करना है। स्टैक करना मतलब क्या है कि कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं इनको क्या करूँ, हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर दूँ, मतलब पहला बॉक्स उठाया मैंने, रख दिया, फिर सेकंड बॉक्स उठाया मैंने, इसके साथ बिल्कुल रख दिया, ठीक है? इस तरीके से। फिर क्या किया, एक और बॉक्स उठाया थर्ड वाला, मैंने उनको बिल्कुल बराबर बराबर में लगा दिया, ठीक है? एक और चीज़ होती है, अच्छा ये क्या है हमारी, ये हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। देखें, जब भी आप समझें एक्स एक्सिस में काम हो रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है? वाई एक्सिस क्या होता है? हाइट होती है। वाई एक्सिस हमेशा क्या मतलब होता है? हाइट। और एक्स एक्सिस आपका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। जब भी कभी मसला हो ना, ग्राफ बना के देख लें, ये वाली लाइन क्या शो करती है? एक्स एक्सिस को, और वो क्या शो करती है? वाई एक्सिस को। तो अभी मैंने किस तरह कंबाइन किया है? मैंने किस डायमेंशन में इनको कंबाइन किया है? एक्स एक्सिस में उनको मैंने कंबाइन किया है, तो इसलिए एक्स एक्सिस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग हो जाएगा। बात समझ रहे? अच्छा, एक चीज़ होती है वर्टिकल स्टैकिंग। वर्टिकल स्टैकिंग मतलब क्या है? मैं वाई एक्सिस में इनको कंबाइन करूँगा, ठीक है? तो क्या होगा, मेरा पहला बॉक्स आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? फिर दूसरा बॉक्स उसके नीचे या ऊपर जहाँ भी लगाना हो, और फिर थर्ड बॉक्स इसके और फर्दर नीचे आ जाएगा। समझ रहे? तो दो तरह की स्टैकिंग होती है। स्टैकिंग मतलब सिंपल कंबाइन करना है, मर्ज करना चीज़ों को, ज्वाइन कर देना, बस ये साइंस है। तो यही लिखा हुआ हमारे पास कि हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग होती है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल बराबर बराबर में लगा देना, ठीक है? या साइड बाय साइड लगा देना, एक्स एक्सिस पे लगा देना, जो भी आप इसको समझना चाहें। और वर्टिकल स्टैकिंग में क्या होता है? ऊपर नीचे बना देना, ऊपर नीचे चीज़ों को ज्वाइन कर देना। सही है? अब इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें पहले 3 एरेज बनानी पड़ेंगी, ठीक है? बनाते हैं ज़रा जल्दी से। लेट से मैं एरे 3 बनाता हूँ, और एरे 3 को ना हम सिंबल रखते हैं। हम 2x3 की एरे बनाते हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स। जी, एरे 3D के नाम से बना हुआ है मेरे ख्याल में। एरे 3 बोलकर नहीं बनाई, हाँ, एरे अंडरस्कोर 3D बनाई थी हमने, वो सही है, वो ये वाली थी। खैर, हम एरे 3 बनाते हैं जल्दी से। और एरे 3 में रैंडम नंबर्स रखेंगे हम। मैंने बोला np डॉट रैंडम इंटीजर, शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा जाता है ये। और इसको बोलेंगे हम कि चलो भाई तुम 1 से और 4 तक जाओ, लेकिन मुझे नंबर्स ला के दो, उसमें से 6। 1 से 4 तक जाओ और 6 नंबर्स ला के दो, तो क्या करेगा? बाकी के नंबर रिपीट उठा के ले आएगा, ठीक है? और हमने इसको साथ ही साथ रिशेप भी कर लिया, किसमें? 2x3 के अंदर। 2x3 का मतलब कितने नंबर्स होगा टोटल? 6। और मेरे पास मैं कितने नंबर्स निकलवा रहा हूँ इससे? 6 नंबर्स ही निकलवा रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक एरे बन जाएगी। अभी देखते हैं ज़रा किस तरह बनती है। मैंने एरे 4 भी बना ली जल्दी से। एरे 4 में मैंने लेट से बोला इसको कि मुझे ला के दो नंबर्स 100 से लेके 100 एंड चले 201 बोल देते हैं। और कितने नंबर चाहिए हमें? 6 ही चाहिए अभी फ़िलहाल। कितने नंबर चाहिए? 6 ही चाहिए। तो रैंडम क्या करेगा? इस रेंज में से कोई भी रैंडम नंबर उठा के ला के दे देगा।
ये बात सही है। अच्छा एक और काम करते हैं, एक और एरे बनाते हैं, एरे 5 का नाम देते हैं इसको, और इसमें हम रेंज यही रखते हैं, ठीक है। नंबर थोड़े से चेंज करते हैं, लेट से 2 रोज 3 कॉलम्स ना, हम यहाँ पे इसको बनाते हैं रोज 2 रहने देंगे, लेकिन मैंने कॉलम कर दिए 5। मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस अभी समझा, हम एरे बना रहे हैं। क्या मतलब है इसका, 2 रोज और 5 कॉलम्स, तो कितने नंबर चाहिए मुझे, 10 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 10 बोलना पड़ेगा। हम नंबर्स की रेंज चेंज कर सकते हैं वैसे अगर चाहें, फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको कौन से बताना चाह रहा हूँ, एक उसको ज़रा समझते हैं पहले। अच्छा मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ इनको, प्रिंट एरे 3, एरे 4, एरे 5, सही है। ज़रा देखें, एरे 3 में हमने क्या रखा था, 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो ज़रा देखें 2 रोज, या आपकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स आ गए। अच्छा सेकंड वाला भी क्या था, 2 रोज 3 कॉलम्स थी, वो भी यही आ गई आपके पास। और लास्ट में क्या रखा था हमने, 2 रोज और 5 कॉलम्स, तो आपकी अंदर देखें, आपकी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, टोटल कितने वैल्यूज हैं इसके अंदर, 5 वैल्यूज, मतलब 5 कॉलम्स बन गए। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब ज़रा आप लोग मुझे सोच के बताएं, अगर मैं एरे 3 और एरे 4 को, एरे 3 और एरे 4 को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करूँ, हॉरिजॉन्टली इनको स्टेक करूँ, तो क्या ये हो जाएंगे, नहीं होंगे, समझ लें इसको। यहाँ पे लेट से मेरे पास यहाँ पर है 11, 15, 12, 13, एक ये एरे है 2x2 की, और एक और एरे है 2x2 की, लेट से 9, 7, 3, 1। तो अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टली कंबाइन करूँ कोई मसला होगा या नहीं होगा। देखें सिंपल, ये रो इस रो के साथ क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। तो किस तरह बन जाएगी आपकी एरे, 11 रो कितनी हो जाएगी, 12, ये 9 था और ये 3, ज्वाइन हो गई हॉरिजॉन्टली, कोई मसला नहीं हुआ। सिमिलरली ये भी क्या होगा, इसी तरीके से ज्वाइन हो जाएगी, 15 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 1, सॉरी हाँ रो तो सिंगल है ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन कंबाइन हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कंबाइन हो गई ना, कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा कॉलम या कोई एक्स्ट्रा रो है हमारे पास यहाँ पे नहीं मिली। तो सिमिलरली आप लोग जरा जल्दी से बताएं कि ये दोनों ईजिली हॉरिजॉन्टली स्टेक हो सकती हैं, ये वाली चीज़ें हॉरिजॉन्टली स्टेक हो जाएंगी, सही है। चलें करते हैं ज़रा, मैंने लिखा np.h स्टेक, ठीक है, np.h स्टेक, h का मतलब हॉरिजॉन्टली कंबाइन करो, किन किन को कंबाइन करो भाई, एरे 3 को और एरे 4 को। जरा देखें आउटपुट। अच्छा भाई क्या मसला बता रहा है, टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए इसको, लेकिन हम इसको 2 दे रहे हैं। किसी को पता है क्या मसला है, ये पता है वैसे आप लोगों को, ये पहले भी आ चुका है मसला। मसला क्या है देखें पढ़ें, इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए और 2 दिए जा रहे हैं इसको, तो देखें हम 2 दे रहे नहीं दे रहे, 2 ही दे रहे ना। ये बोल रहे भाई मुझे एक बना के दो, तो क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह, बस। अब ये जब ने बंद किया ना, आप क्या समझेगा, इसको एक आर्ग्यूमेंट समझेगा और अब ये काम घट जाएगा। तो ज़रा देखें क्या हुआ, हमारी वो दोनों एरेज जो हैं वो हॉरिजॉन्टली इजीली स्टेक हो गई, कोई मसला नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ज़रा सोच के बताएं, अगर मैं इन दोनों एरेज को वर्टिकली स्टेक करूँ, वर्टिकली स्टेक करूँ तो क्या है, पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी से सोच के बताएं। वर्टिकली स्टेक होंगी नहीं होंगी, वर्टिकली का मतलब क्या है, क्या आपने इसको रखा ऊपर, ये जो आपकी वाली एरिया है इसको ऊपर रखा और इसको नीचे रख दिया, वर्टिकल होंगी बिल्कुल, क्योंकि शेप क्या दोनों की सेम है। यहाँ पे 2x2 है, वहाँ पे क्या है 2x3 है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ np.v स्टेक, और मैं यहाँ लिखूँ इन ब्रैकेट्स के अंदर एरे 3, एरे 4, तो ये कंबाइन हो जाएंगी, सही है, कोई मसला नहीं हुआ। ये बात क्लियर है।
लेकिन अब आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं एरे 3 को एरे 5 के साथ, समझे यहाँ पे क्वेश्चन बताइएगा, आंसर बताइएगा इसका, अगर मैं एरे 3 को, ये मेरी एरे 3 है, या एरे 4 को अगर मैं एरे 5 के साथ वर्टिकली कंबाइन करूँ, वर्टिकली, तो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम्स यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो बोलेगा मैं क्या करूँ, मतलब चलें अगर मान लिया कि 133, उसके नीचे 141, फिर उसके नीचे 109, 187, करते करते इसने क्या किया, पूरी 134, 148, 136, 196 तक बना दिया, लेकिन आगे उसको ऊपर क्या मिलनी होंगी, 4 वैल्यूज़ खाली मिलनी होंगी, और कोई इसके पास मतलब तरीका नहीं है कि वो इनको फिल कर सके, तो यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, एक मरतबा जल्दी से ट्राई करते हैं। हॉरिजॉन्टल कर देगा, बताता हूँ हॉरिजॉन्टल क्यों करेगा। तो लेट्स मैंने लिखा np.vstack और क्या था, एरे 4 था, और हमने लिखा एरे 5 को। तो देखें, अच्छा है, पहले तो इसको सही करते हैं हम, ब्रैकेट से बंद करते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है कि ऑल द इनपुट एरे डायमेंशंस एक्सेप्ट फॉर द कॉन्कैटिनेशन एक्सिस मस्ट मैच एग्जैक्टली, मतलब हर नंबर क्या होना चाहिए, या हर शेप, हर एरे सेम होनी चाहिए भाई। डिफरेंट एरे पर वर्टिकल स्टैक आपका काम नहीं कर रहा इस कंडीशन में। ये बात समझ रहे हैं मेरी? तो ये वाली कंडीशन हमारी वर्टिकल पे काम नहीं कर रही। लेकिन अब बात बताएं कि अगर मैं इन दोनों एरेस को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करूँ, स्टैक करूँ, ये चलेंगी नहीं चलेंगी? अगर मैं इन दोनों एरेस को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करूँ, हॉरिजॉन्टली स्टैक करूँ, तो ये काम करेंगी नहीं करेंगी? करेंगी। क्यों? चूँकि भाई रोज तो सेम है ना, कॉलम ज़्यादा हो तो क्या हुआ, रोज तो सेम है ना। एरे 4 में भी 2 रोज हैं, एरे 5 में भी 2 रोज हैं, तो हॉरिजॉन्टली तो इजीली हंसी खुशी वो कंबाइन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ np.hstack और क्या था, एरे 4 एरे 5, ये चल जाएगा। अच्छा, ये बार बार दिमाग से निकल रहा है, हमें क्या करना है, इसको 1 आर्गुमेंट बना के देना है। तो क्या हुआ, इसने इसको कंबाइन कर दिया, कोई मसला नहीं हुआ। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, एक और चीज़, एक और यहाँ पे कब बात हो सकती है, वो क्या है कि लेट से आप लोग, चले मैं आपको सिर्फ पहले समझाता हूँ। ये क्या शेप है इसकी, 2 rows 5 columns, 2 rows 5 columns। आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं एक एरे बनाता हूँ और उसके अंदर मैं रखता हूँ 4 rows 5 columns, एक और एरे बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसको नीचे बनाता हूँ, यहाँ पे एरे 6 नाम दिया इसको मैंने, इक्वल्स टू np.random इंटीजर, और मैंने इसको लिखा 2 से 20। कितनी वैल्यूज चाहिए मुझे, 4 rows 5 columns के लिए? एक 4 rows और 5 columns की एरे के लिए टोटल कितनी वैल्यूज चाहिए? सॉरी 20 चाहिए, मल्टीप्लाई कर दें बस, 4 5 था 20, तो मैंने 20 लिख दिया कि 2 से 20 तक के जाओ और कितने नंबर्स आगे दो, 20। लेकिन इसको साथ ही रिशेप कर दो 4 5 की, 4 rows 5 columns के अंदर, और अगर इसको प्रिंट करवाएं हम एरे 6, तो ये 4 rows और 5 columns की एक एरे बन गई। सही है। अब ज़रा आप लोग मुझे सोच के बताएं कि अगर मैं एरे 5 को और एरे 6 को वर्टिकली स्टैक करूं, किस तरह स्टैक करूं, वर्टिकली स्टैक करूं, तो हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी, आराम से हो जाएंगी। सही है। क्यों? क्योंकि जितने कॉलम्स यहाँ पर हैं उतने ही कॉलम्स आपको 5 में भी देखने को मिल रहे हैं। सही, तो आराम से हो जाएगी। हाँ, अगर रो वाइज कंबाइन करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टली कंबाइन करेंगे, तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो हम आते हैं यहाँ पे vstack में और लिखते हैं यहाँ पे np.vstack, और क्या था, एरे 5 एरे 6। अच्छा, एरे 6 पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। बस पहले जो लिखेंगे वही ऊपर आ रही होगी। तो एरे 5 को लिखा मैंने, एरे 5 की वैल्यूज़ ऊपर देखने को मिल रही होंगी, एरे 6 बाद में लिखा तो एरे 6 की वैल्यूज़ नीचे देखने को मिल रही होंगी। ये बात की सॉरी, इसकी वैल्यूज़ पहले लिखा था। लेट से अभी एरे 6 की वैल्यूज़ नीचे आ रही है ना, अगर मैंने इसको 6 लिख दिया होता ऊपर और ये 5 लिख देता,
तो फिर ये एरे 6 की वैल्यूज़ को ऊपर और 5 वाली को नीचे ले आएगा। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसका यूज़ केस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस है। लेट्स से कि कोई कंपनी है या कोई स्कूल है, उसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, काफ़ी सारे कैंपस हैं, और हर कैंपस में स्टूडेंट का डेटा मौजूद होगा। एक टेबल बनेगा ना भाई कि ये स्टूडेंट है, उसका नाम ये है, उसके पेरेंट का नाम ये है, उसकी फ़ीस ये है, उसकी एज ये है, उसका क्लास ये है, एंड सो ऑन। एक कैंपस है लेट्स से गुलशन कैंपस, उसमें भी डेटा मौजूद होगा इस तरह का टेबल। सिमिलरली एक और कैंपस है उसका लेट्स से बहादुराबाद फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी क्या होगा? स्टूडेंट्स होंगे। एक और कैंपस है DH है। तो लेट्स से जो इन सब की फ़ीस बनेगी ना, मतलब इन सब का जो क्या बोलें, फाइनल डेटा जो बन रहा होगा वो कहीं एक जगह लाजमी मौजूद होता है। मतलब किसी एक जगह लेट्स से हेड ऑफिस के अंदर लाजमी सारी चीज़ें मेंटेन की जा रही होती हैं। सही है? तो अब आप लोग सोचिए बताएं कि अगर हमारे पास लेट्स से गुलशन कैंपस है और उसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो कितनी रोज़ होंगे हमारे डेटा के अंदर? 1000 रोज़ होंगी, जितने स्टूडेंट्स उतनी रोज़, ठीक है। और उनके लेट्स से 5 कॉलम्स हैं, वैसे ज़्यादा हो सकती है, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि 1000 स्टूडेंट्स हैं कहाँ पर? गुलशन कैंपस के स्कूल के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं हम, और वहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 रोज़ हो गई, और कॉलम्स कितने? 5 हैं, ठीक है। सिमिलरली एक और हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से DH है, और यहाँ पे रोज़ हैं लेट्स से 800, ठीक है, और कॉलम्स 8000 लिख दिया, सॉरी, कॉलम्स सेम है, रोज़ 800 और कॉलम्स क्या है? 5 हैं। सही है? मतलब जो कॉलम, मतलब जो डेटा गुलशन कैंपस वाले लोग अपने पास सेव कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट का, DHA कैंपस के लोग भी, मतलब DHA कैंपस में भी वही डेटा स्टूडेंट का कलेक्ट हो रहा है। ऐसी है ना, लेट से उसका स्टूडेंट का नेम हो गया, उसकी फ़ीस हो गई, उसकी क्लास हो गई, उसके मदर और पेरेंट का नाम हो गया, बस ये 5 चीज़ें कलेक्ट होगी। वैसे और भी चीज़ें होती हैं, एड्रेस है, मोबाइल फ़ोन नंबर, पति, क्या क्या, लेकिन सिंपली ID नंबर एग्जैक्टली, लेकिन हम सिंप्लीफाई के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको 5 कॉलम्स कंसिडर कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए बताएं कि यहाँ पर कौन सी स्टैकिंग पॉसिबल है? इस देखिए ना, अगर लेट से मेरे पास ये दोनों फाइल्स आती हैं और बोलने बोला जाता है कंबाइन करो इसको। अब मैं एक तरीका तो ये कि मैं कॉपी पेस्ट करूँ, जाके पूरा डेटा लाऊँ और कॉपी पेस्ट करूँ, लेकिन अगर हम इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग के हिसाब से देखें तो किस तरह की स्टैकिंग होनी चाहिए यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। कैसे दोनों सोचें? का डेटा सेम है ना सर, हाँ, लेकिन यू होगा और डेटा यू होगा, लेकिन समझें अगर डेटा यू होगा तो वर्टिकल करेंगे। यहाँ पर 1000 रोज़ हैं, गुलशन वाले में 1000 रोज़, ठीक है, 1000 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं, और बराबर जो मतलब DH वाला टेबल होगा उसमें 800 रोज़ हैं वर्टिकल होगा और कॉलम 7, तो किस तरह हो सकती है स्टैकिंग? वर्टिकल स्टैकिंग होगी। समझ रहे हैं? अगर हॉरिजॉन्टल करी तो मसला क्या आएगा? 200 उसको नहीं मिल रहा होंगे, 200 रोज फर्दर नहीं मिल रही होंगी, वो एरर दे देगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो डिपेंड करता है कि रियल सिनेरियो क्या है, मतलब अब डिफरेंट भी हो सकता था, हो सकता है कि रोज सेम हो लेकिन कॉलम्स डिफरेंट हो। लेट्स से DHA कैंपस वाले 12 कॉलम्स रखते हैं अपने डेटा के अंदर, लेकिन जो गुलशन कैंपस वाले हैं वो 6 कॉलम्स का डेटा रखते हैं, लेकिन रोज़ क्या है उनकी सेम है। 1000 रोज़ DHA में भी है और 1000 रोज़ कहाँ पे? गुलशन की भी है। तो क्या होगा, वहाँ पे हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर सकते हैं हम। बात समझ रहे हैं? तो सीनियर पर डिपेंड करता है ये चीज़। ये इसका कॉन्सेप्ट था। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, स्प्लिट स्टेकिंग के अपोजिट काम करता है। स्प्लिट जो है वो स्टेकिंग के अपोजिट काम करता है। स्टेकिंग में क्या करते हैं? कंबाइन कर रहे थे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होगा या वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगा। सही है? जल्दी से एक मरतबा देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हमने क्या क्या बनाई थी? एरे 3 बनाई थी, एरे 4 थी, एरे 5 थी, और एक हमने एरे 6 बनाई थी। सही है, पहले एरे 6 पे काम करते हैं। एरे 6 हमारे पास थोड़ी सही बनी हुई है, ज़्यादा डेटा मौजूद है। हम इस एरे 6 को स्प्लिट करते हैं। एरे 6 मेरे पास ये है। सही है, कितनी रोज़ है ज़रा जल्दी से बताएं? 4। और कॉलम्स कितने?
5। अच्छा एक बात लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह स्टैकिंग में रोज अगर हॉरिजॉन्टली कंबाइन करवा रहे एरेज को, तो रोज सेम होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल के अंदर रोज सेम होनी चाहिए, वर्टिकली कंबाइन करवा रहे तो कॉलम सेम होने चाहिए। ये बात सही है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, स्प्लिट जब कर रहे हैं, अगर हम सॉरी अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो भी स्प्लिट होते हुए एक रूल्स लाजमी लागू होगा कि अगर हम वर्टिकली स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्प्लिट हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। अगर लेट से मैंने स्प्लिट किया और मैंने 2 एरेज बनानी है, लेट से मेरे पास एक कोई एरे है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, तो अब दोनों पार्ट्स की जो शेप होगी ना वो सेम होनी चाहिए, जब ही स्प्लिट होगा। मैं बता दूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, और लेकिन रोज कितनी है, 4 है। तो अगर मैं रोज को सेपरेट करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 रोज को अलग किया मैंने और नीचे वाले 2 रोज को अलग किया, दोनों के सेम साइज शेप तो सेम है ना भाई, ये बात समझ रहे मेरी। ओड हो, इवन ना हो, अभी कह रहे हैं दोनों तरफ से ओड हो, ओड नहीं, इक्वल हो, हाँ इक्वल हो, यानी कि 2 2 4 के 6, यानी कि किसी भी तरीके से यू की कॉलम 4 होने चाहिए या फॉर एग्जांपल वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, एग्जैक्टली यही वाली बात है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे 4 रोज है ना हमारे पास ये, तो मैं इसको कितने में स्प्लिट कर सकता हूँ, रो वाइज बात कर रहा हूँ, रो वाइज। अगर मैं रो निकाल के रखूँ तो मैं क्या करूँगा, ऊपर की लेट से मैंने 2 रोज निकाल ली, तो मेरे पास फर्दर 2 रोज नीचे मौजूद है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी मदद से एक और प्रॉपर एरे बना सकता हूँ। सही है, तो जब भी आपकी स्प्लिट होगी। अच्छा वर्टिकली अगर स्प्लिट करना है, मतलब वर्टिकली ये बोलना चाह रहा हूँ, कॉलम्स को अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो मैं कॉलम्स को बोलता हूँ 2 या 3 बोल दिया मैंने लेट से, नहीं होगा। चलिए पहले 2 से समझते हैं। 2 का मतलब क्या है कि मेरी इस एरे को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 2 का मतलब क्या है, अगर मैं कॉलम वाइज स्प्लिट कर रहा हूँ कि मेरी एरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, नहीं कर सकता ये। क्यों, समझे बात को, ये कॉलम मसला बन जाएगा, ये सेंटर वाला कॉलम मसला बन जाएगा। अगर इसको हम लेफ्ट पे रखें तो राइट वाला चेंज हो जाएगा, राइट वाले में कम एलिमेंट्स आ रहे होंगे, और अगर ये वाला सेंटर वाला कॉलम वहाँ चला जाए सेकंड पार्ट में, तो पहले वाले पार्ट में कम वैल्यूज आ रही होंगी, तो स्प्लिट होने ही नहीं देगा। ये इवन होना चाहिए, हमारे नंबर इवन होने चाहिए, ठीक है, सही है। तो अब जरा इसको समझते हैं। अच्छा एक और इसमें इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा np डॉट स्प्लिट है ना, तो हम लेट से लिखते हैं h स्प्लिट, np डॉट h स्प्लिट, और np डॉट h स्प्लिट। सही है, मैं बोल रहा हूँ क्या करो, हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करो। सही है, किसको स्प्लिट करो, मैं एरे का नाम बताता हूँ। मैंने बोला एरे 6 को स्प्लिट करो, मेरी एरे 6 को क्या करो, स्प्लिट करो, और लेट से मैं बोलता हूँ इसको हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करो। कितने सेक्शंस में, 2 सेक्शंस में। तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मैं बोल रहा हूँ उसको स्प्लिट करो, कितने, 2 इक्वल सेक्शंस के अंदर। जरा देखें, एरर दे देगा, बोल रहा है एरेज स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन एन इक्वल डिवीजन। इक्वल होने चाहिए डिवीजन्स, इक्वल एरेज बननी चाहिए स्प्लिट होने के बाद, नहीं करने दिया। ये बात समझ रहे। तो एच स्प्लिट हमारा क्या हो गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करवाना हो तो हमारी वाली एरे नहीं हो सकती, लेकिन हमने कोई इक्वल एरे बनाई थी क्या ऊपर, में भी एरे 3 हमारी क्या थी, एरे 3 में भी 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 5 कॉलम्स हैं। चलिए हम एक बना लेते हैं खुद से ना, हम एक खुद से एरे बना लेते हैं जिसमें इक्वल वो मौजूद है। लेट से एरे 7 इक्वल्स टू np डॉट रैंडम इंटीजर, और यहाँ पे क्या लिखें भाई, 1 से चलो 50 तक जाओ, और मुझे इक्वल कॉलम्स चाहिए, मतलब 6 कॉलम्स चाहिए होंगे ना मुझे, 4 हों या तो 6 हों या तो 8 हों। अगर मुझे उसको इक्वली स्प्लिट करवाना है तो क्या करूँ, 60 16
और कितने कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं? 4, और 2 रोज रखेंगे आप या 4? चलें, तो मैंने 16 लिख दिया यहाँ पे और इसको रीशेप करवा लिया 4,4 के अंदर। साथ ही प्रिंट भी कर लेते हैं इसको। तो 4 रोज और 4 कॉलम्स आ रहे हैं, सही है। अब अगर मैं इसको बोलूँ स्प्लिट करो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करो np.h स्प्लिट और एरे 6 बोलूँ 2 सेक्शंस में, तो अब ये कर देगा। ओह सॉरी, एरे 7 है, ठीक है। तो जरा देखें, इक्वल डिवीजन सब हैं, दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स मौजूद है, तो इसने आराम से इजीली स्प्लिट कर दिया। तो ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूँ हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करो, किस तरह स्प्लिट करो? हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करो, तो क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ भी काम कर जाएगी। तो अगर मैं लिखता हूँ np डॉट, अच्छा हॉरिजॉन्टली स्प्लिट के लिए हम क्या लिख रहे हैं? v स्प्लिट लिख रहे हैं, ये समझिए बात को। कन्फ्यूजन में ये बताना चाह रहा था कि कन्फ्यूज करेगा आपको, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना। हॉरिजॉन्टली स्टैकिंग मतलब क्या मतलब था? हॉरिजॉन्टली स्टैकिंग का क्या मतलब बन रहा था कि भाई बिल्कुल बराबर में लगाओ। मतलब मूवमेंट कैसी हो रही है? आपकी एक्स एक्सिस में हो रही है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रही है। तो वहाँ पर तो एच स्टैक हमने यूज़ किया था कि इनको क्या करो, हॉरिजॉन्टली मूव करवाओ और कंबाइन करवा दो, वो हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग था। लेकिन जब स्प्लिट कर रहे हैं तो ज़रा सोच के बताएं कि अगर मुझे लेट से यही वाली चीज़ है ना, ये मेरी एरे 7 है, कहाँ गई एरे 7? ये रही एरे 7, ठीक है, हमने प्रिंट कर लिया एरे 7। तो मैं बोल रहा हूँ इस एरे 7 को हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्लिट करो। तो आप मुझे खुद सोच के बताएं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्लिट करने का मतलब क्या है? कि कॉलम्स के भी हाफ पे स्प्लिट होगा ना भाई। फिर ये कॉलम्स इक्वल जाएंगे, लेफ्ट वाले कॉलम्स मतलब जो जितने सेक्शंस बनेंगे उसमें जितने कॉलम्स हैं, सेकंड सेक्शन के अंदर उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो रहा है, लेकिन किसके भी हाफ पे हो रहा है? किसके भी हाफ पे हो रहा है? कॉलम्स के भी हाफ पे। ये समझे, हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो रहा है लेकिन कॉलम्स के भी हाफ पे हो रहा है स्प्लिट। और जब हम इसको वर्टिकली स्प्लिट करेंगे, वर्टिकल स्प्लिट होगा, मूवमेंट किस तरह की? वर्टिकल स्प्लिट होगी, तो रोज के हिसाब से हो रहा है। ये बात समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टली स्प्लिट के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक मिनट, ये हमारे पास हमने यहाँ पे एच स्प्लिट यूज़ किया है ना, एच स्प्लिट। तो एच स्प्लिट क्या कर रहा है हमारा? ये हॉरिजॉन्टली स्प्लिट का यूज़ कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको हेडिंग दे दी, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। और हमारे पास वर्टिकल जो होगा उसमें क्या लिखेंगे हम? np डॉट v स्प्लिट और एरे 7,2। लेकिन बेसिकली बिहाइंड द सीन ये किस तरह से स्प्लिट हो रहा होगा? रो वाइज स्प्लिट हो रहा होगा, ठीक है। पूरी रोज उठ के जा रही होंगी, तो आपका ये इस तरीके से स्प्लिट हो गया। फर्स्ट 2 रोज आ गई और फिर ये सेकंड की 2 रोज आ गई। क्लियर है? तो इसको जल्दी से समराइज करते हैं कि अगर आप हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, तो कॉलम्स के भी हाफ पर होगा। और अगर वर्टिकल स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, रोज को वर्टिकल स्प्लिट कर रहे हैं, तो वो रोज के भी हाफ पे होगा। एरे को वर्टिकल स्प्लिट करें तो किसके भी हाफ पे होगा? वो रोज के भी हाफ पे होगा। तो रोज आपकी सेम होनी चाहिए। सही है यहाँ तक? चलें आगे बढ़ते हैं, नमपाई एरे वर्सेस पाइथन लिस्ट। तो नमपाई स्टार्ट करते हमने एक बात कही थी, वो क्या कहा था कि नमपाई जो है बहुत फास्ट है। किससे? पाइथन की लिस्ट से। जरा जल्दी से क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं हम, ठीक है। क्या होता है हमारे पास कि हम ना एक लिस्ट जनरेट करते हैं और इसको एक समय L1 बोलता हूँ, ठीक है। L1 लिखा मैंने और मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ कर रहा हूँ। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में हमने नंबर्स जनरेट करना सीखे थे, किस तरीके से लिस्ट में नंबर जनरेट करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा? सबसे पहले लूप लगाऊंगा मैं इसके अंदर, लिस्ट के अंदर मैं लिखूँगा फॉर लेट्स से n इन रेंज, और मैं बोलता हूँ कहाँ से चलो
1 से चलो और मैं लेके जा रहा हूँ इसको 10 मिलियन तक, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, सही है। तो ठीक है, ये क्या होगा, ये 10 मिलियन होगा सारे। ज़रा एक मतलब जीरो देख लें, कम तो नहीं है, सही है। अच्छा लेकिन एक बात आपको माइंड में होनी चाहिए कि ये क्या करेगा, इससे एक नंबर कम जनरेट होगा, ठीक है, मतलब 999999 करके आ रहा होगा नंबर, ठीक है। 10 मिलियन से एक नंबर कम जनरेट होगा, ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता। अच्छा मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, इसको मैं L2 का नाम देता हूँ और मैं यहाँ पे नंबर जनरेट करता हूँ। यहाँ से मैं बोलता हूँ 1 मिलियन से जनरेट करना स्टार्ट करो नंबर्स को, सॉरी 1 नहीं 10 मिलियन से, 10 मिलियन से नंबर को जनरेट करना स्टार्ट करो। कहाँ तक जाओ, 20 मिलियन तक जाओ, बात समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 मिलियन, सही है, बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े, सही है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास नंबर्स जनरेट हो गए, क्रिएट होगा हमारी लिस्ट के अंदर। अच्छा अब हम एक काम करने लगे, हम जल्दी से ना टाइम देखना चाह रहे हैं, हम टाइम देखना चाह रहे हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपना ये काम करना चाह रहा हूँ कि मेरी जो L1 लिस्ट के अंदर पहला नंबर है ना वो उठे, और L2 लिस्ट के अंदर पहला नंबर वो उठे, वो सम हो जाए, और सम होने के बाद मैं इसको कहीं सेव करवा लूँगा, किसी एक और लिस्ट में सेव करवा लूँगा। बात समझ रहे हैं। तो ज़रा मुझे बताएं कि L1 का पहला नंबर क्या होगा, 1, L2 का पहला नंबर क्या होगा, 1 मिलियन होगा। तो 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन 1 हो गया, इसको हम कहीं सेव कर लेंगे। अच्छा फिर क्या चाह रहा हूँ कि L1 का सेकंड नंबर उठे, जो कि क्या होगा 2, ठीक है, और L2 का भी सेकंड नंबर उठे जो कि 1 मिलियन और 1 होगा, 1 मिलियन 1, सॉरी हाँ 1 मिलियन की बोल रहा हूँ, 10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन और 2 हो जाएगा ना, हाँ 2 हो जाएगा, सही है। और वो क्या होगा, ऊपर वाले क्या बोला था मैंने, फर्स्ट नंबर बोला था, सेकंड नंबर बोला था, सेकंड नंबर के साथ प्लस हो जाएगा, मतलब इंडेक्स वाइज प्लस हो जाए सारे नंबर्स, ये समझ रहे हैं पॉइंट। तो मैं इनको पहले प्लस करवाऊंगा और मैं ज़रा टाइम नोट करूंगा कि पाइथन कितना टाइम लगाता है ये काम करने में। पहले आइडिया समझ आ गया हम क्या करने जा रहे हैं। अब जल्दी से कोड लिखता हूँ, फिर इसको फर्दर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना ली जिसमें मैं क्या करूँगा, इनके समीशन को सेव करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ टोटल इक्वल्स टू, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। अच्छा मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं लूप चलाता हूँ किस पे, फॉर आई इन रेंज L1, मैं L1 पे लूप चला रहा हूँ, सही है। और अगर मैं आई पे प्रिंट करूँ तो थोड़ा जल्दी से सोच पाता है मुझे क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे, कहाँ से मतलब क्या नंबर मिलना स्टार्ट होगा आई पे। अगर मैं फॉर आई इन रेंज L1 करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो 1 से स्टार्ट होगा, पक्का नहीं 0 से स्टार्ट होगा। देखें ये तो फॉर लूप का बेसिक था। अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज और मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया, लेट से 5 लिख दिया, तो आई की क्या वैल्यू आती है, 0 से स्टार्ट होगी ना, ये समझें। मैं लिस्ट पर नहीं चला रहा लूप, लिस्ट पर लूप नहीं चला रहा मैं किस पे चला रहा हूँ, रेंज की मदद से लूप चला रहा हूँ। रेंज क्या करेगा हमारे लिए 1, हाँ 0 से लेके 4 तक के नंबर जनरेट कर देगा। रेंज अभी देखें ना, अभी हमने ए रेंज पढ़ा, अभी ऊपर फंक्शन पढ़ा नंपाई में ए रेंज, और हमने कहा था ए रेंज बिल्कुल रेंज के सिमिलर होता है। मतलब रेंज क्या करता है और ए रेंज क्या करता है, नंबर्स जनरेट करता है हमारे पास। कहाँ से, अगर उसको नहीं बताएंगे स्टार्टिंग कहाँ से करनी, तो 0 से चलेगा, और जो नंबर देंगे ना उससे एक नंबर कम तक हमारे लिए काम करके रख देगा, वो एक नंबर कम करके जनरेट करके रख देगा नंबर्स को। np.arrange भी वाला काम करता है, सही है। तो समझे बात को। L1 पे जो मैं लूप चला रहा हूँ ना, लेकिन किस तरह चला रहा हूँ, रेंज में डाल के चला रहा हूँ मैं। अगर मैंने ये किया होता ना, हाँ बात समझें, अगर मैंने रेंज नहीं यूज़ किया होता तो अगर आप बोलते 1 से स्टार्ट हो रहा है, समझ आती है हाँ भाई 1 से चल रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट किस पे लूप चला रहा हूँ, उस लिस्ट पर चला रहा हूँ जिसमें मैंने 10 मिलियन नंबर स्टोर किए हुए। तो जब मैं उस लिस्ट पे नंबर चलाऊंगा, लूप चलाऊंगा, तो मुझे पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, अगली वैल्यू 2 मिलेगी। लेकिन मैंने इसको क्या किया हुआ, रेंज में डाला हुआ इसको मैंने, मतलब बोल रहा हूँ नंबर जनरेट करो कहाँ तक, इसके L1 में क्या वैल्यू मिल रही होगी, इसको L1 में क्या वैल्यू मिल रही होगी, सॉरी L1 में नहीं,
समझे? L1 में कितने नंबर है टोटल? L1 लिस्ट का नाम है ना मेरी। इस L1 के अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं मेरे? 10 मिलियन। 10 मिलियन टोटल नहीं देखिए समझे, नंबर्स 10 मिलियन ही होंगे, लेकिन वो स्टार्ट 0 से हो रहा होगा। हाँ 10 मिलियन एग्जैक्ट जो नंबर है वो इटसेल्फ नहीं होगा। समझे इसको? ये चीज़ क्लियर करें, नंबर्स L1 में 10 मिलियन ही होंगे, 10 मिलियन इटसेल्फ नहीं होगा। 10 मिलियन से एक नंबर कम मिलेगा 999999 करके, और इसकी वजह क्या है कि वो 0 से असल में चला, 0 से चला और 10 मिलियन से एक नंबर कम पे ख़त्म होगा। लेकिन जब हम उसकी लेंथ निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो मिलेंगे तो 10 मिलियन ही नंबर्स हमें। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ भाई जल्दी से बताएं। तो लेंथ उसकी क्या है? 10 मिलियन ही है। लेंथ तो उसकी क्या है? L1 की 10 मिलियन। लेकिन अगर हम इंडेक्स वाइज देखें तो 10 मिलियन से एक नंबर कम मिलेगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ हुआ है। ये बात समझ रहे हैं? थोड़ी कंफ्यूज तो नहीं कर रही अब ये? तो मैंने इसको क्या लिखा हुआ? रेंज करके लिखा हुआ है। मतलब L1 में उसको 10 मिलियन मिल रहा है, 10 मिलियन मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम कहाँ तक के नंबर्स लाओ, 10 मिलियन तक के नंबर जनरेट करो। लेकिन कहाँ से चलेगा? ये 0 से चलेगा और 10 मिलियन से एक नंबर कम तक के हमारे पास काम करके देगा। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? असल में ऐसा करने की वजह यह है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स निकाल लिया ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, आई में इंडेक्स देखने को मिल रहा है, आपने देख लिया नीचे आई में क्या बताता है? इंडेक्स दे रहा होता है। तो अब अगर मैं ये करता हूँ, ज़रा देखें जल्दी से, मैंने लिखा L1 आई, इस आई वाली जो वैल्यू मिल रही है ना, अच्छा सॉरी Li लिख दिया मैंने, L1 होगा, और यहाँ पर मैंने लिखा L2 और आई। क्या बोल रहा हूँ मैं कि मेरी L1 लिस्ट में जाओ और आई का जो इंडेक्स है, पहला इंडेक्स तो क्या होगा? 0 होगा। 0 पे से नंबर निकाल के लाओ, कहाँ से? L1 से। अच्छा फिर क्या करो? L2 में जाओ और 0 इंडेक्स से नंबर निकाल के लाओ, सही है। और क्या करो? उनको सम कर दो। ये बात समझ रहे? अच्छा सम होने के बाद मैंने क्या कहा था? मैं इसको कर दूंगा अपेंड। कहाँ पर अपेंड करूँगा? टोटल के अंदर। टोटल डॉट अपेंड का यूज़ करेंगे, ये ब्रैकेट्स बनाएं और हमारा ये काम हो गया। ये बताएं जल्दी से, ये 2 लाइन्स क्लियर हुई आप लोगों को कि मैंने असल में ना इंडेक्स पे डेटा उठाना है, इंडेक्स वाइज डेटा उठाकर सम करवाना है, सही है। तो यही तरीका है मेरे पास। वरना आप लोग अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं L1 से, तो आप लोग एक काम करें, आप लोग यहाँ पे 10 मिलियन मैनुअली लिख दें, 10 मिलियन मैनुअली लिख दें यहाँ पे। तो जब भी क्या होगा? सेम काम होगा। कहाँ से चलेगा वो? 0 से चलेगा और 10 मिलियन से एक नंबर कम तक के डेटा लाएगा, मतलब एक नंबर कम तक का नंबर हमें लाकर देगा, ठीक है। वो इंडेक्स कंसीडर हो जाएंगे। और हमने क्या बोला? उस इंडेक्स पे जाओ, L1 से डेटा निकालो और उसी इंडेक्स की मदद से L2 से डेटा लाओ, सम करवाओ और टोटल में प्लस करवाओ, टोटल में उसको अपेंड करवा दो। ये बात क्लियर हो रही है? चलें, तो मैं इसको फिलहाल L1 लिख देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें इसको चेंज करके 10 मिलियन लिख दिएगा। अच्छा अब असल काम हमारा यहाँ पर है, सम कर रहा है ना, ये सम कर रहा है नंबर्स को। हम यहीं पे चेक करेंगे यार कितना टाइम लेता है, ये कितना टाइम लेता है, हमें यहीं पे चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ, हमारे पास ना एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की, टाइम की, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टाइम करके क्या लिखते हैं? इंपोर्ट टाइम। और मैं क्या करूँगा, इस ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले, मतलब ये ऑपरेशन थोड़ी देर तक तो चलेगा, ऐसा तो नहीं ना कि फ़ौरन ही मैं चलाऊंगा और आंसर मिल जाएगा, कुछ सेकंड्स तो चलेगा ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो हम लोग टाइम नोट करते हैं इनसे। तो टाइम क्या है? मैंने लिखा स्टार्ट, एक वेरिएबल बना लिया कि क्या करो, टाइम डॉट टाइम, ये फंक्शन है हमारा, क्या करो, टाइम निकालो, जो करंट टाइम है ना हमारा, अभी करंट टाइम क्या हो रहा है? 9:20 हो रहे हैं और कुछ सेकंड्स भी चल रहा होगा। तो क्या करता है ये डायनेमिकली हमें करंट टाइम देता है, सही है। लेकिन एक और चीज़ समझ लें, करंट टाइम देता तो है, लेकिन किस तरह देता है? एग्जैक्ट आवर्स में नहीं देता, समझे इस बात को। किसमें? सॉरी, रिटर्न्स सेकंड्स में। देखिए बताता हूँ मैं, ये हमें दिखाता है, अच्छा स्टार्ट को प्रिंट करना भूल गया, देखें ये हमें देगा फ्लोट के अंदर, ये किस में देता है? फ्लोट में देता है, सही है। अब जरा समझिए क्या कर रही है ये ना, नंबर्स को किस तरह सेकंड फ्लोट में ला रहा है, ये नंबर्स को इस तरह से ला रहा है। देखें हमें पता है कि हमारी कन्वर्जन, अगर लेट्स में बस आवर्स हैं, क्या मैं आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जैसे 1 आवर इक्वल्स टू
60 मिनट्स। 2 आवर्स कितने हो जाएंगे? 120 मिनट्स। 3 आवर्स हैं तो कितने हो जाएंगे? 180 एंड सो ऑन। तो कन्वर्जन्स होती है हमारे पास, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, छोटे यूनिट में जा सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर 1 आवर है, 1 आवर से मैं सेकंड्स निकालना चाह रहा हूँ कि 1 आवर में कितने सेकंड्स हैं, तो कितने बनेंगे? 3600 बनते हैं। ये पूरी आपकी ना कन्वर्जन होती है कि भाई आपके पास 1 आवर है, 1 आवर किसके बराबर है? 60 मिनट्स के, सही है। अच्छा, 1 मिनट की बात करते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, सही है। तो अगर मुझे 1 आवर के टोटल सेकंड्स निकालने हैं, अब समझे, हाँ, तो 3600 हो गया, सही है। अच्छा, तो ये क्या कर रहा होता है, अभी हमारा करंट टाइम चल रहा है 9:22, और अगर इसको हम 24 आवर्स में लेके जाए कितना बनेगा? ये 21:22 बनेगा। करंट अगर 24 आवर्स में लेके कितना बनेगा? 21:22। तो क्या कर रहा होता है ये रेफरेंस इसको लगता है 12 बजे, मतलब कल 12 बजे रेफरेंस है, कल 12 बजे से लेके, नहीं कल 12 या आज के 12, ये डे वाइज चल रहा है, हाँ ये डे वाइज चल रहा होता है, सही है। डे वाइज 24 आवर्स का टाइम क्या होता है? पूरे डे का होता है ना, 12 घंटे थोड़ी होते हैं, तो पूरे रात से अभी रात तक का टाइम होता है। तो ये क्या करेगा, कल रात के 12 बजे से लेके अभी तक का जो टाइम चल रहा है ना, वो कितना? 21:22। इस पूरे नंबर को ये कन्वर्ट करेगा सेकंड्स के अंदर। किसके अंदर? सेकंड्स के अंदर, और फिर हमें आंसर ला कर दे रहा होगा, सही है। तो अब अभी लेट से हमारे पास जो करंट सेकंड है ना, अब हमें नहीं पता कि वो सेकंड क्या है, 1 2, मतलब बहुत जल्दी सेकंड्स चेंज हो रहे हैं ना, और फिर उसके मिली सेकंड्स भी होंगे अंदर, उसके भी छोटा एक यूनिट होगा। तो क्या कर रहा होता है, ये हर चीज़ को सेकंड में कन्वर्ट करेगा और फिर हमें आंसर ला के देगा, जब भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। अभी देखें आप लोग, नंबर नोट करें, अभी कितना दिखा रहा है? 7645 दिखा रहा है। ये ज़रा एंड के नंबर्स नोट करें, बल्कि मैं इसको यहाँ कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं अब दोबारा चलाता हूँ, मैंने इसको शायद एग्जीक्यूट किया था 9:22 पे, अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ कुछ देर के बाद, कुछ देर गुजर चुकी है ऑलरेडी। तो क्या होगा ज़रा देखें, क्या था? 7645 था ना, यहाँ पे क्या हो गया, नंबर आपका बढ़ गया, 7821 हो गया, और एंड का नंबर भी आपका अगर देखें यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंट है। तो असल में ये जो नंबर सारे ना आपके, या आपके अगर कोई सेकंड के दरमियान का कोई ड्यूरेशन आ गया तो उसको कन्वर्ट करके लाएगा पॉइंट के बाद, मतलब उसको कन्वर्जन कर रहा है पूरे प्रॉपर तरीके से, पॉइंट के बाद हमें वैल्यू देखने को मिल रही होगी। तो खुलासा बस ये समझे, इतनी डिफिकल्टी में नहीं जाए कि भाई जो भी करंट टाइम होगा ना वो बताएगा, तो लेकिन किस में बताएगा? फ्लोट में बताएगा। और फ्लोट क्या शो कर रहा है? ये कल 12 से लेके अभी तक का जो टाइम है ना, उसमें हमें सेकंड्स का शो करवा रहा है। सेकंड, इतने सेकंड्स अभी तक हम गुजार चुके हैं, कल 12 से लेके यहाँ तक के इस लम्हे तक इतने सेकंड्स हम गुजार चुके हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताएं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा उसको नोट करवा लिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जब ये ऑपरेशन एंड हो रहा होगा तो मैं इस लाइन पर आ जाऊँगा, मतलब जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा होगा तो मैं उसके नेक्स्ट लाइन पर गया और मैंने क्या लिखा, मैंने दोबारा से लिखा टाइम डॉट टाइम, और मैंने लिखा माइनस स्टार्ट, कि क्या करो उस वक्त का जो करंट टाइम है, जब ये एंड हो रहा होगा तो ज़रा सोच के बताएं कि ये वाली टाइम की वैल्यू डिफरेंट होगी नहीं होगी। अगर लेट से ये चलता है 9:22 पे या 9:23 पे, अगर ये ऑपरेशन चलना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होगी। लेकिन जब ये एंड हो रहा है, वो एंड हो रहा है लेट से 9:23 और 50 सेकंड्स पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल 50 सेकंड्स ले लिए, इमेजिन कर लें, अभी हमें नहीं पता कितने लेगा, तो वो यहाँ पे उसी लिहाज से वैल्यू ला रहा होगा। और हमने उसको माइनस करवाया था कहाँ से? पुरानी वाली वैल्यू से जो ऊपर हमने सेव की थी स्टार्ट टाइम के अंदर। तो क्या होगा, हमें डिफरेंस मिल जाएगा कि इसने कितने सेकंड्स में ये ऑपरेशन को परफॉर्म किया। ये बात समझ रहे मेरी? चलें ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। अच्छा, कहाँ मसला कर रहा है ये? अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेंथ। भाई लेंथ निकलेगी ना उसकी, लेंथ देखें लिस्ट 1 में क्या मौजूद है? 10 मिलियन नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन वो है तो क्या? लिस्ट है ना। मैंने उसकी पहले लेंथ निकाली, जब मैं लेंथ निकालूंगा क्या मिलेगा मुझे? 10 मिलियन ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लेंथ लिखना पड़ेगा, सही है, वो इसी का एरर दे रहा था। चलें एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। कितने सेकंड्स लगे इसको भाई?
1.8 सेकेंड्स, तकरीबन 2 सेकेंड्स के अराउंड इसने ड्यूरेशन लिया। सही है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये किसने लिया? पाइथन की लिस्ट ने लिया। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, नमपाई पे जाते हैं और नमपाई पे ये वाला काम करवाते हैं। नीचे आ जाते हैं ज़रा, यहाँ पे कैसे आ गया। अच्छा भाई, तो हम क्या करते हैं, एरे 1 बनाते हैं। ठीक है, इतनी ही लंबी एरे बनाएंगे। एरे 7 बनाए थे ना, एरे 8 बनाएंगे हम। एरे 8 नाम रखते हैं इसको और बोलते हैं np डॉट अरेंज। अरेंज क्या करेगा? सीक्वेंस में नंबर जनरेट करके लाके देगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1 और नंबर क्या पास करूंगा यहाँ पे, वही 10 मिलियन। मैं यहाँ से नंबर कॉपी कर लेता हूँ, 10 मिलियन यहाँ पर आ गया। अच्छा, फिर मैंने एक और एरे बनाई, इसको नाम दिया एरे 9 और यहाँ पर मैंने 20 और यहाँ पर मैंने 10 मिलियन लिख दिया। सही है यहाँ तक? अच्छा, अब नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे यहाँ पे। अब मुझे उनको सम करवाना है, सम करवाना है ना भाई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसी चीज़ को दोबारा से लिखता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़रा यहाँ से, और मैंने स्टार्ट टाइम लिखा, एंड टाइम लिखा, लेकिन बीच का कोड हमारा चेंज होगा। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो एरेज हैं हम उस पर डायरेक्ट ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ एरे 8 प्लस एरे 9, सॉरी एरे 9, तो क्या होगा, ये खुद से ही इंडेक्स वाइज सबको सम कर देगा। बात समझ रहे? तो बस मुझे ये लाइन लिखने की ज़रूरत है, इसमें यहाँ पे कोई लूप नहीं चलेगा, खुद से सम कर देगा ये इंडेक्स वाइज। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, ये मसला आता है। ये मसला क्या है कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो मैच नहीं कर रही, जो वैल्यूज़ हमारी वो प्रॉपर मैच नहीं हो रही, कहीं पे एक नंबर ज़्यादा हो रहा हमारा। हमने यहाँ पे 1 से लेके 10 मिलियन तक का नंबर जनरेट किया, लेंथ तो 10 मिलियन ही है हमारी। सही है, लेकिन शायद यहाँ पर मसला आ रहा है। ज़रा देख के बताएं जल्दी से, नंबर हमारे सही है ये 20 मिलियन ही है या कुछ और लिख दिया मैंने? हाँ सर, आप उसमें लिखे 1 मिलियन 1 कहाँ पर? स्टार्ट 1 मिलियन एंड 1 यार नीचे वाले 1। हाँ वो गया, ठीक है। ये असल नंबर बहुत बड़े ना, तो इस वजह से असल में अभी तो हम बस ये चेक कर रहे हैं इसकी स्पीड को, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे। खैर, तो देखिए भाई कितना टाइम लिया, कितने सेकंड्स लिए? 0.06 सेकंड्स, 1 सेकंड भी नहीं लिया। सही है, वहाँ पे 2 सेकंड्स लग रहे हैं, यहाँ पे 0.06, आधा भी नहीं लिया। आधा भी कितना होता है? 0.5 होता है, आधा भी नहीं लिया इसने सेकंड। सही है, हाँ माइक्रो सेकंड बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं बहुत फास्ट है। हमने बात की थी सी पे बनी हुई है, तो ये वजह है इसकी कि कितनी फास्ट है ये। तो अब इमेजिन करें, मैंने 10 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है ये, उसको मैंने सम करवाया। अगर मुझे इतने बड़े नंबर्स पे जब डेटा मैनिपुलेशन करनी है, बहुत बड़ा डेटा सेट अगर मुझे मिल गया, वैसे इतना बड़ा होता ही नहीं है कि 10 मिलियन तक के हम लेके बैठे हों डेटा को। डेटा सेट बहुत ज़्यादा हो, 10,000 दोस्त तक का चला जाएगा, 20,000 चले जाएगा। चले पूरे पाकिस्तान का डेटा निकाल लिया, कितना हो जाएगा वो? 2 लाख 3 लाख 4 लाख रोज 5 हाँ। लाख। हाँ, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का डेटा निकालते हैं, प्रॉपर डेटा तो गवर्नमेंट के पास है। जैसे अगर हमारे CNIC हो गए, एड्रेसेस वगैरह, तो प्रॉपर डेटा उनके पास मौजूद है, लेकिन पूरा डेटा तो हमें एक्सेस नहीं होगा ना। ठीक है, हाँ। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान का भी किसी चीज़ का डेटा निकालें, लेट्स से कि कितनी कार्स बन रही हैं या कितनी बाइक्स मार्केट में आ रही हैं, ठीक है, तो भी इतना बड़ा नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा होता है, हमारी जो मैनिपुलेशन होती है पांडास की वजह से और मशीन लर्निंग वगैरह, वो फास्ट चल रही होती है नमपाई की वजह से। अगर हम पाइथन की लिस्ट की मदद से काम करवा रहे होते ना, फिर तो हम सो जाते काम करवा के, उठता तो फिर वो काम हो रहा होता। सही है, तो एक ये चीज़ आपको दिखानी थी कि इतनी ज़्यादा फास्ट है। और अगर आपको एक नंबर निकालना है कि कितनी फास्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। ये नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ, 1.848 को डिवाइड कर देता हूँ मैं इस नंबर के साथ, तो हमें एक कंपैरिजन मिल जाएगा। 30 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स? 30 टाइम्स फास्ट है हमारी नमपाई की एरे पाइथन की लिस्ट से। सही है, मतलब जो हमारी पाइथन की लिस्ट काम करेगी उस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन के अंदर नमपाई 30 मरतबा काम कर चुकी होगी। ये मतलब हुआ वो 1 मरतबा काम करेगी पाइथन की लिस्ट,
numpy की एरे वही काम 30 मरतबा परफॉर्म कर चुकी होगी, 30 टाइम्स परफॉर्म कर चुकी होगी वही काम। सही है, तो ये थोड़ी सी इसकी स्पीड आपको बतानी थी। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये डेटा भी कम लेती है, पाइथन की लिस्ट से डेटा भी क्या लेती है, ये कम ऑक्यूपाई करती है। सही है, तो फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे आपको इसकी स्पीड बतानी थी। ठीक है, स्पीड आपको समझ आ गई होगी। सबको इक्वल कर देंगे ना, 64 में 40 हाँ, इक्वल कर देगी, और ये स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करती है। चले मैं दिखा देता हूँ, चलो छोटी सी चीज़ें दिखा देता हूँ। मैंने किया इंपोर्ट सिस जो है ना एक्चुअली सिस्टम का है, SYS लाइब्रेरी ये सिस्टम से रिलेटेड हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, अगर हमें देखना हमारे सिस्टम पे क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, हम सिस लाइब्रेरी की मदद से, पाइथन की लाइब्रेरी है ये एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो मैंने इस इंपोर्ट सिस्टम को इंपोर्ट किया, और सिस्टम में ना यहाँ पे एक मेथड होता है sys डॉट गेट साइज ऑफ। हाँ, गेट साइज ऑफ कि क्या करो, मुझे ज़रा साइज़ बताओ, किसका साइज़ बताओ। पहले हम किसका निकालते हैं, एरे 1 का निकालें, नहीं टोटल का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, टोटल का। समझें, मेरे पास ये जो टोटल है, टोटल में क्या है, उन दोनों लिस्ट का सम पड़ा हुआ है इंडेक्स वाइज, ऐसी है ना। अच्छा, इसके अलावा एरे 10 में क्या है, मेरी दोनों एरेज का सम मौजूद है, इंडेक्स वाइज है ये भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइज निकालता हूँ किसका, टोटल का। सही है, तो ये नंबर दिखा रहा है भाई, ये कुछ नंबर है। अच्छा, ये बाइट्स में हमने पढ़ा ना, बाइट्स और बिट्स होते हैं। बिट्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, और 0 1 होता है। और अगर आपके कितने 8 बिट्स मिल जाए, 8 बिट्स किसके बराबर होते हैं, 1 बाइट के बराबर होते हैं। तो ये इतने बाइट्स हैं, इतने बाइट्स का डेटा है। ठीक है, अगर कन्वर्ट करें कितना बनेगा ये, 1 यूनिट 10 100 तकरीबन ये 8.9 MB का करीब बन रहा है शायद। मेगा एक्सपोनेंट 6 होता है ना, सॉरी मेगा एक्सपोनेंट 6 होता है ना, मेगा। किलो एक्सपोनेंट 3 होता है, 3 जीरोज आते हैं, मेगा में एक्सपोनेंट 6 6 जीरोज आते हैं। ठीक है, तो तकरीबन ये 8.9 MB बन रहा है बाइट्स में। ठीक है, मेगा बाइट्स 8.9 मेगा बाइट्स MB बन रहा है। सही है, वरना सिर्फ नंबर कंसिडर कर लें, नंबर ये बड़ा है। अच्छा, मैंने क्या काम किया, मैंने अब यही काम किया, मैंने बोला मुझे ज़रा जल्दी से बताओ कि जो मेरी एरे 10 है उसके कितने बाइट्स हैं, उसने कितना स्पेस कवर करी। तो ज़रा देखें क्या दिखा रहा है, ये नंबर दिखा रहा है। ठीक है, उसने ये नंबर्स लिए और उसने इतने नंबर्स लिए। अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एक डिफरेंस निकाले ज़रा जल्दी से। मैंने इसको रखा और मैंने ये नंबर लिखा, माइनस किया, इस नंबर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। तो ज़रा देखिए इतनी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही है पाइथन की लिस्ट। तो ज़रा इसको देखें कितना बनता है ये, 10 लाख मतलब कितना हो गया, 9, हाँ 9 मिलियन बाइट्स। 9 मिलियन बाइट्स ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। देखिए मैं समझा दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ें इसको ज़रा। क्या पढ़ते हैं, यूनिट करके पढ़ते हैं ना इसको, यूनिट 10 100 1000 करके। तो ये यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख कितना होता है, 1 मिलियन होता है। ठीक है, और फिर आपका ये 10 मिलियन हो गया। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो गया। तो तकरीबन 8 करोड़ 90 लाख समथिंग इसने स्पेस ली हुई है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, इसने कितनी स्पेस ली हुई है, जबकि इसने सिर्फ कितनी स्पेस ली हुई है, इसने सिर्फ पढ़े इसको भी ज़रा, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 मिलियन 10 मिलियन, इसने 8 करोड़ ली हुई है। ऊपर वाले ने कितनी ली हुई है, 8 करोड़ 90 लाख। 90 लाख मतलब 9 मिलियन हमने कहा था ना, तो 9 मिलियन वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रही है पाइथन की लिस्ट, और ये कितनी ले रही है, 9 मिलियन कम ले रही है। सही है, तो मेमोरी के हिसाब से भी क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ये। सही है, मेमोरी ये खुद से भी हैंडल कर रही होती है एफिशिएंटली। सही है, तो खैर ये थोड़ा बताना था, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि कितनी ज़्यादा
फास्ट है और कितना डेटा स्पेस कवर करती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। सही है यहाँ तक? अच्छा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था, ये हमारा इसका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलें, अब हम ज़रा इंडेक्सिंग पर आए थे, जल्दी से इंडेक्सिंग ज़रा देख लेते हैं। तो हमने बहुत सारी एरेज बनाई हैं। सबसे सिंपलेस्ट हमारी एरे 1 थी। एरे 1 को यहाँ बुला लेते हैं ज़रा और इस पर इंडेक्सिंग परफॉर्म करते हैं। चलें, ज़रा जल्दी से बताएं, मुझे 41 बल्कि 45 निकालना है। क्या करूँगा मैं? एरे 1 45 निकालना है मुझे। क्या अंदर रखूँ? 4। चलें, 45 आ गया। सही है। मुझे निकालना है 48 निकालना है। क्या लिखूँगा मैं? 7 भी लिख सकते हैं और माइनस में क्या लिख सकते हैं? 7 भी चला, और अगर हम लिखेंगे माइनस का 2 तो वो भी चल जाएगा। आपको मालूम है, बिल्कुल वही तरीका है जो लिस्ट पे हमने पढ़ा, टपल्स पे पढ़ा। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। सही है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना आपकी पांडा से भी सेम रहने वाली है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हमेशा थ्रू आउट द सेम रहती है। ठीक है। अच्छा, ये -2 आ गया। तो और आपको ये भी मालूम है, लेट से चले हम लोग, मुझे बताएं, मुझे ना 45 तक के एलिमेंट्स चाहिए, मतलब 45 भी चाहिए। ठीक है, 45 चाहिए। स्लाइसिंग बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बताएं ज़रा क्या होगा मुझे। 0 से 5 हमने इससे पहले इंडेक्सिंग जिक्र करी है क्या? ऊपर नहीं करी ना? अच्छा, पता नहीं मैंने एडवांस क्यों लिखा हुआ है इसको। फिलहाल मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ। ठीक है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। एडवांस देखते हैं ज़रा, नीचे अलग अलग है वो। ठीक है, तो अच्छा क्या बोले थे हम कि मुझे 45 तक का डेटा चाहिए, 45 भी चाहिए। तो क्या लिखूँ मैं? हाँ भाई, 0 से 5। तो 0 कॉलन 5 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो मुझे वो नंबर्स मिल गए। सही है। अच्छा, अगर 0 ना भी लिखें तो भी वो काम कर जाएगा। सही है, एक ही बात है। सही है। अच्छा, अब एक और चीज़ ज़रा बताएं, मैं निकालना चाह रहा हूँ 42 से लेके 48 तक का डेटा। 42 से लेके 48 तक का डेटा, लेकिन किस तरह निकालना चाह रहा हूँ कि 42 मिले, 43 नहीं मिले, 44 मिले, 45 नहीं मिले, 46 मिले, 47 नहीं मिले। सही है। 1 से शुरू 1 से 8 तक और एरे 1 कॉलन आप लोगों ने बोला 1 से लेकर कहाँ तक? 8 तक। ऐसी है। सही है। और फिर क्या लिखूंगा कॉलन करके? 2 लिखूंगा एग्जैक्टली। तो 42 आ गया, 43 नहीं आया, 44 आ गया, 45 नहीं आया, 46 आ गया, 47 नहीं आया, 48 आ गया। तो एग्जैक्टली वही लिस्ट वाला काम चलता चला आ रहा है। ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मुझे 46 से लेकर एंड तक के एलिमेंट्स चाहिए। 46 से आगे के सारे एलिमेंट्स चाहिए। क्या करूँगा? 46 से एंड तक के एलिमेंट्स चाहिए। सॉरी, कैसे? देखें, इंडेक्सिंग की जो स्लाइसिंग की जो डायरेक्शन है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। अगर आप नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं ना तो नेगेटिव को भी उसी सेंस में यूज़ करें। 5 से 8 नेगेटिव यूज़ हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? लेफ्ट टू राइट हो हमेशा। अच्छा, -1 से लेकर 3 तक। हाँ, तो आप लोग क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट बता दूँ आपको। 5 से 8 तक 5 से 8 तक 1 मिनट। 0 1 2 3 4, मैंने क्या बोला? कहाँ से कहाँ तक? 46 से एंड तक। तो 5 से अगर आप लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, एक मतलब जल्दी से चला लेते हैं इसको। लेट से लिखा एरे 1 और क्या था 5 से कॉलन। ठीक है, एंड तक के एलिमेंट्स आ जाएंगे। सही है। अच्छा, नेगेटिव भी कर सकते हैं हम इसको। कैसे? ज़रा देखें, मेरे पास क्या है? ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। -5 ले -5 नहीं, स्टार्टिंग में हम वही इंडेक्स देते हैं जो चाहिए होता है। जहाँ से स्टार्ट करें ना वहीं पे हम वही नंबर देते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरे 1 और मैं -4 लिख दूँ और कॉलन बना दूँ, बस मैं ये बोल रहा डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। मैंने इसको -4 दूंगा ना, खुद समझ जाएगा अच्छा है मुझे -4 से चलना है। वो कहाँ तक जाना है? एंड तक जाना है। मैंने इसको एंड नहीं बताया हालांकि, तो क्या करेगा? वही सेम काम करके ला देगा आपको ये। सही है। हाँ, अगर उसको ये बोला होता हमने
कि -1 से चलो। अब ये बोलता मैं -1 से चलूँ तो कहाँ तक जाऊँ, एक ही नंबर लेकर आता हूँ, समझ रहे। और अगर हमने लिखा -1 से -4 नहीं काम करेगा ये। राइट टू लेफ्ट नहीं होती स्लाइसिंग, हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। हमेशा चलने की डायरेक्शन क्या है उसकी, लेफ्ट टू राइट है। भले आप इंडेक्सिंग नेगेटिव यूज़ करें पॉजिटिव यूज़ करें, चलेगी हमेशा लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में। बात क्लियर हो रही है। तो ये हमारा नंबर आ गया। हाँ सॉरी, डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन हमने चेंज कर तो दी है -4 वाली। आप माइनस वाली इंडेक्सिंग यूज़ कर लें। सॉरी मैं समझ नहीं पाया। लेकिन डायरेक्शन दो तरह से, आप इंडेक्स जो नंबर्स होते हैं उनके हिसाब से बोल रहे हैं या नंबर्स निकालने के हिसाब से बोल रहे हैं। जैसे नंबर हमें निकाल लेते 40, 45, 46, 47, 48, 49। हाँ मैं बोलता हूँ मेरे 49, 48, 47, 46 ऐसे है। अच्छा, अपोजिट करनी है डायरेक्शन। हाँ ये भी हो जाएगी। कैसे होगी भाई आप लोगों को पता है। मैं एक और कॉलन लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा -1 के अपोजिट डायरेक्शन में ले आओ, फ्लिप कर देगा ये। अब देखें ज़रा, ये क्या कर रहा है -4 के अंदर। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे, -4 पे गया ये और इसने ये नंबर्स निकाले 46, 47, 48, 49। नहीं, ये शायद नेगेटिव वाले से कंफ्यूज हो रहा है। -4 हमने इसको बोला -4 से चलो एंड तक जाओ, 1 देना पड़ेगा। नहीं, 1 पे तो सेम रहने वाली है, 1 पे सेम रहती है। ये नेगेटिव वाले से कंफ्यूज हो रहा है। अगर हम इसको बोलते हैं यहाँ पे 5, ठीक है, और अगर फिर इसको बोलें -1 तो शायद यहाँ पे चल जाएगा। नहीं काम कर रहा है ये फ्लिप वाला काम शायद एरे में नहीं हो पा रहा। लिस्ट में हो जाता था ये काम लिस्ट में हो जाता था, एरे में नहीं हो रहा। ठीक है, ये कुछ और ही समझ रहा है इसको। 46, 45, 44, 43, 42, 41। और अगर मैं इसको -4 लिख रहे थे, क्या कर रहा था जब उस टाइम पे -4, तो काम सेम ही कर रहा है। -4 से चलो। अच्छा हाँ ना, सही तो है यार। देखें क्या हो रहा है, देखें क्या हो रहा है। सिंपल है, मैं यहाँ पे रैंडम नंबर्स लिख रहा हूँ। लेट्स से लिखा 9, 3, 5, 4, 2। सही है। जरा माइनस में इंडेक्सिंग बताएं इसकी क्या होगी। -1, -2, -3, -4, -5। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होगी इसकी, 0, 1, 2, 3, 4। सही है। अब लेट से मैंने निकाला 5, 4, 1, 5, 4, 1 निकाला, तो क्या लिखना होगा मुझे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से, 2 कॉलन, बस ब्रैकेट बंद कर दिया। ये बात समझ रहे हैं। 2 कॉलन एंड तक जाएगा तो 5, 4, 2 आपको लाकर दे देगा। अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग में लिखना हो तो क्या होगा, -3 कॉलन, बस बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट टू राइट है डायरेक्शन, ये काम कर जाएगा, 5, 4, 2 ला देगा। अच्छा, अब जैसा उसामा का सवाल था कि इसको रिवर्स करना है, 2, 4, 5 को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो लेट से अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, मैंने कहा -3 और एक और कॉलन लगा दिया। -3 को बोल रहा हूँ, -3 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, एंड तक जाओ। -3 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, एंड तक जाओ। अब ज़रा बात समझिएगा, मैंने इसको अभी कोई डायरेक्शन दी भी है क्या, अभी इसी कंडीशन समझें। क्या मैंने इसको डायरेक्शन बताई भी है। जब डायरेक्शन नहीं बता तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है। सही है। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा हो ना तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। सही है। अब समझें, अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूँ, पाइथन क्या समझेगा, नमपाई क्या समझेगा कि मुझे अपोजिट चलना है। क्या चलना है, अपोजिट चलना है। तो अगर वो पहले हमें 5, 4, 2 ला के दे रहा था तो अब क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट टू राइट चल रहा था ना, हमने से बोला तुम अपोजिट चलो, तो क्या करेगा अब ये 5, 4, 2 नहीं जाएगा, अब 5 से इधर आएगा, वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। अब नहीं समझ रहे दानिश। तो अब -3 तो लिखा, हम बोल रहे -3 से चलो, कहाँ तक जाओ, एंड तक जाओ, लेकिन बोल रहे अपोजिट चलो। बाय डिफॉल्ट तो चलता वो इधर 5, 4, 2 पे चलता वो, लेकिन हमने कहा तुम उल्टे चलो। तो उल्टा चलने का मतलब तो यही बन रहा है ना कि 5 से तुम उधर जाओ, उस साइड पे जाओ, तो इसीलिए वो 5, 3, 9 लेकर आ रहा है। बात समझ रहे हैं।
तो दोबारा से देखिए एक मरतबा, -4, सिर्फ -4 पे क्या ला रहा था, ये नंबर्स रहा था 46, 47, 48, 49, सही है। लेकिन हमने बोला -4 से चलो एंड तक जाओ, लेकिन अपोजिट चलो। तो अब देखें 46 से लेफ्ट मुड़ गया वो, 46, 45, 44, 43, 42, 41, ये उल्टी साइड के नंबर ले आया, लेफ्ट साइड के नंबर्स को लेकर आ गया, समझ रहे। खैर ये आपकी क्या हो गई, स्लाइसिंग हो गई। अच्छा ये हमने 1 डायमेंशन पे करी है, असल चीज़ है 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, उसका ज़रा समझते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलें ज़रा 2 डायमेंशन में देखते हैं। मैंने लिखा एरे 2, एरे 2 में हमारे पास ये 4 रोज और कितनी कॉलम्स है भाई, 5 कॉलम्स है, सही है। सबसे पहले तो सिंटेक्स देख लें, सिंटेक्स आप लोगों को मालूम है, हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल नेम, ब्रैकेट्स, रोज एंड कॉलम्स। अगर 2 डायमेंशन की बात होगी तो क्या क्या बताएंगे, रोज और कॉलम्स दोनों बताने वाले हैं, ठीक है। अच्छा इसको और एक्सटेंड अगर हम करें तो क्या होगा, हमारे पास रोज में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग होता है, और इसके जो हम बोलते थे उसको स्टेप्स बोल लें, ये चीज़ें होती हैं, ये कॉलम्स में भी होंगी, सही है। अब बता दूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलें पहले तो आप लोग मुझे बताएं, बल्कि हाँ मुझे 14 निकालना है, लेट से यहाँ से क्या करना है, 14 नंबर निकालना है, इंडेक्सिंग देख रहे हैं पहले हम। अब ज़रा मुझे जल्दी से सोच के बताएं, मेरा नंबर क्या है, 14 है, मैं अगर 14 निकालना चाह रहा हूँ और 2 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन, तो मुझे रोज़ और कॉलम्स दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। भाई 2 डायमेंशन कैसे बनती है, रोज़ और कॉलम से बनती है ना, अभी हम ऊपर देखते हुए शेप की मदद से। तो मुझे बताएं कि मेरी 14 जो है वो कौन सी रो में मौजूद है, 3rd रो, और इंडेक्स वाइज क्या बनेगी ये रो, इंडेक्स वाइज 2, हाँ स्टार्ट से, रो वाइज इंडेक्स करें, इसका इंडेक्स क्या बनेगा 0, हाँ, और इसका इंडेक्स 1 और इसका इंडेक्स 2, सही है। तो मैंने लिखा एरे 2, मैंने इंडेक्स दिया 0, लेकिन ये किसका, ये रो का इंडेक्स 0, मैंने कॉलन लगाया। कॉलन से पहले वाली वैल्यू क्या होती है भाई, रो की होती है, कॉलन के बाद वाली वैल्यू किसकी होती है, कॉलम की होती है। अब मुझे बताएं कि 14 है ना, ये कौन से कॉलम में मौजूद है, पहले सिंपल कॉलम बताएं, इंडेक्स को छोड़ दो फिलहाल, कौन सा कॉलम है, 4th कॉलम है, तो इंडेक्स एक कम बन जाएगा इसका, 3 को इंडेक्स बन जाएगा। तो अगर मैं 3 यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, तो अब मुझे 14 मिल जाएगा, 4 मिल रहा है, 0, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या देना था, 2 देना था ना हमने, 14 आ गया, सही है, क्लियर है। चलें एक और काम करते हैं, मुझे निकालना है ये बताया था मैंने, ये इस नंबर पे करवाया था मैंने, अच्छा मुझे क्यों नहीं याद पड़ रहा, तो ऊपर आपने कहा है पहली क्लास में दूसरी क्लास में कराया, अच्छा मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। खैर अगर आप लोग बोलने कराया फिर हम जल्दी से इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा हम एक और काम कर लेते हैं जल्दी से, फिर अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 14, 19, 15, 20 ये निकालना है, 14, 19, 15, 20 ये चीज़ निकालनी है, ज़रा बताएं क्या होगा। फोर्टीन, 15, 19, 20 क्या करना पड़ेगा, एरे 2 ब्रैकेट्स बनाएं, ठीक है। अब ज़रा जल्दी से बताएं कि मेरे पास किन किन रो से डेटा उठाना है, मुझे इस 3rd रो से उठाना है। अभी सिंपल पहले रोज वाइज देखते हैं, इंडेक्स देख लेंगे। 3rd रो से उठाना है, और कौन सी रो से उठाना है, 4th रो से, ठीक है। और कॉलम भी क्या है मेरा, 1, 2, 3, 4, 4th और 5th कॉलम से, ठीक है। चलें अब देखते हैं, ये क्या थी भाई, रो नंबर क्या था 3rd, लेकिन इंडेक्स क्या बनेगा इसका 2। तो अगर मैं लिखता हूँ 2 लिख के कॉलम बना दूँ और छोड़ दूँ बस,
कि सेकंड इंडेक्स वाली रो से चलो और एंड तक जाओ, मतलब बिल्कुल जहाँ तक बॉटम वहाँ तक चले जाओ। और इसके नीचे कितनी रो है, मतलब वो यहाँ से डेटा उठाना स्टार्ट करेगा और नीचे कितनी रो मौजूद है, एक ही रो मौजूद है, और हमें यहाँ से भी डेटा निकालना है। तो अगर मैं इसको इतना लिख के छोड़ दूँ मसला तो नहीं है, ये समझ आ रही है बात, कोमा लगा दिया, ये बात समझ रहे, मतलब सेकंड इंडेक्स वाली रो से चलो और अगली वाली रो जितनी भी उनको भी ले आओ, तो है ही एक, तो एक ही रो लेकर आने वाला है और उससे हमें डेटा निकालना है। सही है। हाँ, अगर 4-5 होती तो हम बताते कि यार यहाँ तक रुक जाओ, हमें सिर्फ यहाँ तक का डेटा उठाना है। अभी तो सिंगल रो है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। हाँ बता दें, अब कॉलम्स पे आ रहे हैं, अगर इतने लिखेंगे तो रो उठाएगा। अब कॉलम्स पे आ रहे हैं, कॉलम्स बताएं क्या होंगे, फोर्थ कॉलम है मेरा, नॉर्मल क्या है, फोर्थ कॉलम है, तो इंडेक्स क्या होगा, एक कम, मतलब मैं बोलूँगा 3 से कॉलन 3, मतलब थर्ड वाले कॉलम से उठाओ इंडेक्स वाइज और एंड तक चले जाओ। मुझे एंड तक का चाहिए, ज़रा देखते हैं, डेटा मिल गया मुझे वो वाला, सही है। यहाँ तक हमने कितनी डिटेल में पढ़ा था, ज़रा बताएंगे कि बहुत डिटेल में देखा था, सिंपल सिंपल से देखा, इस तरह नहीं किया था। अच्छा चलें फिर इसको देख लेते हैं, इसमें 2-3 सिनेरियो और देख लेते हैं। चलें अब ज़रा बताएं, हमने ये तो निकाल लिया, मुझे निकालना है 7, 8, 12, 13, 17, 18, 7, 8, 12, 13, 17, 18, ये डेटा निकालना है। नंबर देख लिए 7, 8, 12, 13, 17, 18, क्या करना होगा, एरे 2, ठीक है, ब्रैकेट्स बनाएं। सबसे पहले रोज डिसाइड करें, मुझे 1 इंडेक्स वाली रो से आगे की सारी रोज का डेटा निकालना है। 1 इंडेक्स पे जो रो है उससे लेके आगे तक सारी रोज का डेटा निकालना। तो मैंने अगर लिख दिया 1 कॉलन, तो क्या मतलब कि पहली इंडेक्स वाली रो से उठाओ और सबसे एंड तक की सारी रोज ले आओ, ठीक है। अच्छा फिर बनाया कॉमा। अब ज़रा कॉलम्स का बताएं, कॉलम्स में क्या देना होगा, 1 कॉलन, सॉरी हाँ 1 के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट 2 लिख दूँ, डायरेक्ट 2 लिखा तो फिर तो 2 कंसिडर ही नहीं होगा। देखें कॉलम, मुझे इस कॉलम से डेटा निकालना है और इसका इंडेक्स क्या है 1, और इस कॉलम से भी डेटा निकालना है, इसका इंडेक्स क्या है 2, लेकिन अगर मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर तो ये एंडिंग इंडेक्स है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे ख़त्म करो, तो इसको तो कंसिडर ही नहीं करेगा, मतलब सिर्फ फर्स्ट कॉलम से ले आएगा डेटा। देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको ला के देगा 7, 12, 17 ला रहा है, ये सिर्फ ये ला के दे रहा है। मुझे तो अगले वाले कॉलम से भी डेटा निकालना है, तो उसको 2 नहीं क्या बोलूँगा 3, ताकि ये 2 तक का डेटा लेकर आए। सही है यहाँ तक। चले आप ज़रा बताएं जल्दी से कि मुझे ना ये पहला कॉलम पूरा निकालना है, फिर ये वाला निकालना है 3, 8, 13, 18 वाला, और फिर ये लास्ट वाला निकालना है। मतलब 3 कॉलम सीख लेंगे मेरे, पहला वाला, थर्ड वाला और 5th वाला, पूरे कॉलम्स निकालने हैं, सारे कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स निकालने हैं पूरे। क्या होगा, जी बताएं। एरे 2 क्या लिखूं, 0 और जी ये 4 4। अच्छा देखिए बात समझें, मैंने कौन कौन से कॉलम्स निकालने हैं, 1, 3rd और 5th, लेकिन सोच के बताएं क्या सारी रोज चाहिए या नहीं, क्यों, रोज तो सारी चाहिए, लेकिन पूरा कॉलम निकालना है, सारा कॉलम, पूरा कॉलम। तो 10, 6, 11, 16 मतलब सारी रोज से डेटा उठाना है मुझे, ऐसी ही है ना। तो मैं 0, 1, 2 नहीं लिख सकता, मैं क्या करूँगा, सिर्फ कॉलम बना दूंगा, कॉलन कॉमा। क्या मतलब कि यार सारी रोज को लाओ, ठीक है। अब कॉलम्स बताऊंगा मैं इसको, कॉलम्स स्पेसिफाई करने में, अब क्या बोलूँगा इसको मैं, कौन कौन से कॉलम्स है भाई हमारे पास, सारे कॉलम्स लाने हैं ना। तो अगर चले आप लोग बताएं, मैंने 0 लिखा पहले, उसके बाद क्या लिखूँ, 0 के बाद कॉलन 2, इस तरह नहीं, देखिए याद रखें 3 आएगा कहाँ पर, सॉरी
2 की जगह 3, नहीं समझे, देखें ये याद रखें, हमेशा स्टार्ट एंड और स्टेप बताना होता है। पहला नंबर क्या होता है, हमेशा स्टार्ट होता है, कॉलन के बाद अगला नंबर क्या होता है, एंड होता है। तो अगर मैं इसको 2 लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मतलब क्या बोल रहा हूँ कि भाई 0 वाली इंडेक्स पे चलो और कहाँ तक जाओ, 1 तक जाओ। समझ रहे, गलत कर रहे हैं ना, हमें तो ये कर पाना ही नहीं है, हमें तो 1, 3rd और 5th तक के कॉलम्स का डेटा चाहिए, मतलब ये 3 कॉलम्स का डेटा चाहिए। मैं क्या बोलूँगा, कॉलम वाइज कहाँ से चलो, स्टार्ट से चलो और सारे कॉलम्स निकाल लें ना। नहीं समझे, ये कॉलन लिख के एक और कॉलन लगा देंगे, छोड़ देंगे। एंडिंग पॉइंट नहीं बताऊंगा। अगर आपको एंडिंग पॉइंट बताना ही है ना, फिर पता है क्या करेंगे आप, 0, 1, 2, 3, 4, फिर आप 5 लिखें यहाँ पे। अगर आपको एंडिंग पॉइंट बताना ही है ना सारे कॉलम्स लाने के लिए, फिर आप 5 लिख के बताएं इसको। क्यों, क्योंकि 5 लिखेंगे तो 4 कंसिडर होगा, मतलब हम बोल रहे हैं कि पूरे 4 तक के सारे कॉलम्स का डेटा लाओ, 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक का कॉलम्स जितने भी बने हैं सारे कॉलम्स को लेकर आओ। समझ रहे हैं, अभी तक हमने स्टेपिंग अप्लाई नहीं करी है, स्किप करवाने वाली, जब मैंने कहा था स्किप करवाना है। अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ 2, तो अब क्या करेगा, हमारा वो डिजायर्ड डेटा ले आएगा। देखें सही है, पहला कॉलम, 3rd कॉलम, 5th कॉलम, सही है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। वरना इसका आसान तरीका मुझे ये लगता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर हो गया हूँ, तो मैं इसको इस तरह प्रीफर करूँगा कि यूज़ ही नहीं करें। जब भी हमें स्टार्ट से एंड तक का डेटा चाहिए ना, रो में हो या कॉलम वाइज हो, लिखें ही नहीं कुछ, बस कॉलम बनाएं और छोड़ दें। अगर स्टेप्स लगाना एक और कॉलम बना के उसके स्टेप्स बता दें, वरना बस इतना काम। अब देखें क्या करेगा, ये वही काम करके ले आएगा। सही है, ये बात क्लियर है। 3 मिनट है, हम एरे 3D को देख लेते हैं, बस एक लास्ट इंडेक्सिंग करके इसको एंड करते हैं, बस लास्ट चीज़ है एरे 3D। चलें अब चलें, मुझे ये डेटा चाहिए, ज़रा देखें 17, 18, 21, 22, 17, 18, 21, 22, 29, 30, 33, 34, ये चाहिए। बात समझ रहे हैं, 17, 18, 21, 22, 29, 30, 33, 34, ये डेटा पॉइंट्स चाहिए मुझे। 3rd and 4th कॉलम, सॉरी दोबारा बने, 3rd एंड नहीं देखें 4th कॉलम तो है, लेकिन डेटा कहाँ से उठाना है। देखें 3D है, 3D में मैंने शायद बताया था कि डेप्थ आती है, अभी डिस्कस करते ना कि 3D डायमेंशन में डेप्थ बढ़ जाती है आपकी, टाइम्स बता रहा है कि कितने टाइम्स है। ठीक है, तो आपकी ये क्या है, ये आपकी एक डेप्थ है और ये आपकी सेकंड डेप्थ है। सही है, लेकिन इंडेक्स वाइज क्या होगा, ये कौन सी डेप्थ पे, ये 0 डेप्थ पे। हमेशा इंडेक्स वाइज क्या चलती है, डेप्थ चलती है 0, और ये आपकी फर्स्ट डेप्थ पर होगी। तो मुझे ज़रा बताएं कि मुझे दोनों ही डेप्थ से, मतलब दोनों ही एरेज से डेटा उठाना है ना, तो मैं क्या करूं, मैं इंडेक्स स्पेसिफाई करूं या सिर्फ कॉलन लिख के छोड़ दूं। सोच के बताएं। देखें मैंने ये लिखा, मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूं, पहला नंबर क्या होगा, डेप्थ कंसिडर किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूं या सिर्फ कॉलन लिखकर छोड़ दूं, क्या होना चाहिए, जल्दी से सोच के बताएं। हाँ भाई, कंफ्यूज है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, पहले क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन ये है, मुझे इस दोनों एरेज में से मुझे ये 7, 18, 17, 18, 21, 22, 29, 30, 33, 34 ये डेटा पॉइंट्स चाहिए। सही है, तो मुझे दोनों ही डेप्थ्स को कंसिडर करना पड़ेगा ना भाई। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कॉलन बनाकर छोड़ दूँ, कोमा लगा दूँ, तो क्या मतलब है इसका, दोनों डेप्थ्स ले आओ, दोनों डेप्थ ले आओ, ऐसे ही है ना। अगर लेट्स मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, सोच बताएं क्या आएगा। हाँ क्या चीज़, एक डेप्थ आएगी, 0 डेप्थ आएगी, 0 इंडेक्स में जो डेप्थ मौजूद है, एरे मौजूद है, वो आएगी, मतलब ये अंदर वाली एरे मिलने वाली है आपको। समझ रहे हैं बात को, देखें ज़रा, सिर्फ पहली वाली डेप्थ मिली है, पहली वाली एरे मिली है। सही है,
अगेन वही वाली बात, अगर आप उससे कंफ्यूज हो रहे हैं सिर्फ कॉलन से, यहाँ लिखें 0 कि भाई तुम 0 से उठाओ, और आपको 1 वाली भी चाहिए, नीचे वाली भी चाहिए ना, नीचे वाली एरे भी चाहिए, तो इसको 1 देंगे तो वो तो ला ही नहीं रहा, इसको क्या कर देंगे फिर 2 कर देंगे। अब क्या करेगा, दोनों ले आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये डेप्थ हो गई। अब रोज बताएं, रोज कौन सी रो से डेटा उठाना है मुझे, क्या रो है ये 1 और ये 2। तो अगर मैं इसको लिखूं 1 से चलो कॉलन 3 लिखूं कि 1 से चलो और 2 तक का लाओ डेटा, ये भी तो 3 लिखा मैंने, सही है, ताकि 2 वाला भी आए। ये रोज हो गई। अगर मैं इतना पास कर दूं तो देखना आउटपुट क्या आएगा। अब ये पूरी रोज ला रहा है, लेकिन इन रोज में हमारा वो डेटा मौजूद है जो हमें डेटा चाहिए। अब मुझे पीछे वाली चीज़ें नहीं चाहिए, ये पीछे के नंबर ही चाहिए, तो अब मैं उसको कॉलम से बताऊँगा। मैं बोलूँगा कॉलन सॉरी कॉमा, और क्या करो, क्या पास करूँ, 2 से लेकर आगे 2 लिख दे खाली। 2 और 2 और कॉलन लाजमी लिखना, ठीक है। आ गया वो डेटा, सही है। तो ये हमारी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग है। तकरीबन जो हमने काम किया ना यहाँ पे, जब पांडास पढ़ लोगे, पांडास पे भी नंबाई और पांडास पे भी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग इसी तरीके से हो रही होती है, सही है। तो आपको ये वहाँ पे भी देखने को मिलेगी दोबारा, सही है। इसको इतना ही रखते हैं। एडवांस इंडेक्सिंग इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे।